स्कूल का हर छात्र मुझे एस रैंक का बेकार फू मास्टर कहकर हंसता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैंने सिर्फ 3 दिनों में 1 लाख विस्फोटक ताबीज तैयार कर लिए थे, सिर्फ एक ऐसे बॉस को पल भर में मारने के लिए जिसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब लोग मुझे मरने जा रहा पागल समझ रहे थे, यहाँ तक कि मेरी एसएस रैंक आइस मेज जागृत करने वाली गर्लफ्रेंड ने भी उसी समय मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और सीधे लॉन्ग हॉचन के पास चली गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे ताबीज़ों को ना माना चाहिए, न कास्टिंग टाइम। बस मन में एक विचार आते ही हजारों ताबीज एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। जब मैंने विदियर्ड वुड टाउन के पुराने कुएं के नीचे आखिरी यानी 1 लाखवां विस्फोटक ताबीज दबाया, तब मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, फट। एक भयंकर धमाके के साथ आसमान तक जादुई धुएं का गुबार उठ गया और मैं सीधे लेवल 0 से लेवल 10 पर पहुंच गया। उधर जो लड़की कभी मुझे पैरों तले रौंदती थी, वही अब अपने नए बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर नीलामी घर के बाहर खड़ी थी, इस इंतजार में कि मैं अपना सामान बेचूं और वो उसके बचे खुचे टुकड़े खरीद सके। इसी समय मंच पर खड़े छोटी मूंछों वाले प्रिंसिपल गंभीर आवाज में कह रहे थे, आज से अपने अपने पेशे जागृत करने के बाद तुम सब एक सुपर नेचुरल अवेकनर बन जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य होगा अपने देश और लोगों की रक्षा करना, अत्याचारियों का नाश करना और कमजोरों की सहायता करना। अब मैं आशा करता हूं कि तुम सब अपनी मनचाही शक्ति प्राप्त करोगे और तुम्हारी पीढ़ी मानव जाति की खोई हुई भूमि वापस हासिल करेगी। लेकिन नीचे बैठे छात्रों ने उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एक के बाद एक न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गईं। इंसानों ने पेशे जागृत किए, शक्तिशाली बने, मगर राक्षस भी लगातार और मजबूत होते गए। खोई हुई जमीन वापस लेना अब लगभग असंभव लगता था। जहां तक कमजोरों की रक्षा करने की बात थी, लोग कर तो सकते थे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में स्लम एरिया जैसी जगहें कभी पैदा ही न होती। लू युआन भी उसी स्लम एरिया का रहने वाला था। आज वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था ताकि अपना पेशा जागृत कर सके। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे कोई शक्तिशाली पेशा मिलेगा जिससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। हालांकि वो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया था, लेकिन यहाँ ऊंची दीवारों के बाहर सिर्फ राक्षसों की दुनिया थी। जगह जगह रहस्यमयी क्षेत्र और डंजन मौजूद थे। बिना किसी अलौकिक शक्ति के यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल ने शिक्षकों को नाम पुकारने का आदेश दिया। छात्र एक एक करके मंच पर रखे विशाल जागरण यंत्र के अंदर जाने लगे। वो लगभग 3 मीटर ऊंचा पारदर्शी अंडे जैसा उपकरण था, जिसके भीतर रहस्यमयी रोशनी और अनगिनत प्राचीन चिन्ह घूम रहे थे। जो भी 18 वर्ष का होता, उसके अंदर प्रवेश करते ही उसका पेशा जागृत हो जाता। गाओ यू, बी रैंक बर्जर्कर डॉट अगला डॉट वांग, यन बी रैंक आर्चर अगला। शुरुआत में लगातार बी रैंक या उससे नीचे के पेशे जागृत होते रहे, इसलिए किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद अचानक घोषणा हुई, लियू श्वांग श्वांग, एसएस रैंक आइस मेज। पूरा मैदान एक पल में शोर से भर गया। क्या एसएस रैंक? हमारे स्कूल के इतिहास में पहली बार किसी ने एसएस रैंक जागृत किया है। सोचा भी नहीं था कि लियू श्वांग श्वांग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इतनी प्रतिभाशाली भी निकलेगी। सच में भगवान की दुलारी है, एक छात्र बोला। एसएस रैंक तो बहुत अच्छा है, लेकिन आइस मेज को ताकतवर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। दूसरा बोला, अगर मुझे सही याद है तो लियू श्वांग श्वांग भी स्लम एरिया से है। तीसरा हंसकर बोला, इतनी प्रतिभा हो तो अमीर लोग खुद उसे सहारा देंगे। पास खड़ा छात्र धीमे स्वर में बोला, अमीर लोग मुफ्त में मदद नहीं करते, बदले में बहुत कुछ चाहते हैं। दूसरे ने तुरंत उसे टोका, धीरे बोलो, सामने लू युआन खड़ा है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। आवाज धीमी थी, लेकिन लू युआन ने सब सुन लिया। हाँ, अभी अभी एसएस रैंक आइस मेज जागृत करने वाली लियू श्वांग श्वांग उसकी बचपन की दोस्त और उसकी प्रेमिका थी। दोनों ने बचपन में वादा किया था कि भविष्य में जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो दूसरे का सहारा बनेगा। अब जबकि उसने एसएस रैंक प्राप्त कर लिया था, क्या वो कभी उससे आगे निकल पाएगा? ये बात लू युआन खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसने मन ही मन संकल्प लिया, चाहे मुझे जो भी पेशा मिले मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दूर खड़ी लियू श्वांग श्वांग ने अपने सहपाठियों की बधाइयां स्वीकार की, फिर मोबाइल निकालकर शायद अपने माता पिता को खुशखबरी भेजने लगी। लू युआन ने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह शांत होकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा। लगभग 1 घंटे बाद आखिरकार उसका नाम पुकारा गया। आखिरकार करीब 1 घंटे बाद उसकी बारी आई। लू युआन जागरण यंत्र के अंदर गया। उसे महसूस हुआ कि एक रहस्यमयी ऊर्जा उसके पूरे शरीर को घेर रही है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अनगिनत रहस्यमयी रून चमकने लगे। रून, इन वर्षों की पढ़ाई में उसने सभी पेशों के बारे में सीखा था। अपने सामने दिख रहे इन रूनों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि उसका पेशा शायद रून मास्टर फूशी है। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, उसके दिमाग में एक सूचना गूंज उठी, जागरण सफल, एस रैंक रून मास्टर, प्रारंभिक रून ब्लास्ट रून।
दोनों जानकारियां मिलते ही उसका जागरण समाप्त हो गया। बाहर खड़े शिक्षक ने हल्की निराशा के साथ घोषणा की, लू युआन एस रैंक रून मास्टर। रून मास्टर को सभी एस रैंक पेशों में सबसे बेकार माना जाता था। बाकी एस रैंक पेशे आगे चलकर नए स्किल सीख सकते थे। राक्षसों को मारने पर स्किल बुक भी गिर सकती थी, लेकिन रून मास्टर के पास शुरुआत में जो एक रून मिलता था, बस वही उसकी पूरी ताकत होती थी। आज तक किसी भी राक्षस से कोई नया रून कभी नहीं गिरा, इसलिए रून मास्टर कभी नई रून तकनीक नहीं सीख पाते थे। बाकी सभी पेशे 30 लेवल पर पहली बार जॉब बदलने पर नया स्किल प्राप्त करते थे, लेकिन रून मास्टर चाहे कितनी भी मेहनत करे, 30 लेवल पर पहुंचने के बाद भी उसे केवल लेवल बढ़ाने का मौका मिलता था, कोई नया स्किल नहीं। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक किसी को पता नहीं। लेकिन पूरी दुनिया एक बात जानती थी, अगर किसी का पेशा रून मास्टर निकले तो उससे अच्छा सी रैंक का कोई सामान्य पेशा होता। लू युआन जागरण यंत्र से बाहर निकला। वह अभी निराश भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी, बधाई हो, आपने रून मास्टर पेशा जागृत किया है। करियर सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। जांच में पाया गया कि रून मास्टर पेशा अधूरा है, अब इसे पूर्ण किया जा रहा है। रून मास्टर विकसित होकर EXT रैंक बन गया है। निष्क्रिय प्रतिभा 1, रून इस्तेमाल करने में कोई तैयारी नहीं लगेगी और कोई मना खर्च नहीं होगा। निष्क्रिय प्रतिभा 2, हर 5 लेवल पर एक नया रून स्वतः प्राप्त होगा। इन सूचनाओं को सुनकर लू युआन समझ गया कि यह कोई भ्रम नहीं था, उसका सिस्टम सचमुच सक्रिय हो चुका था। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते आखिरकार उसकी किस्मत भी जाग उठी थी। सिस्टम ने उसके एस रैंक रून मास्टर को सीधे EXT रैंक में बदल दिया था। साथ ही उसे 2 बेहद खतरनाक प्रतिभाएं भी मिल गई थीं। लू युआन जान गया कि आगे उसका रास्ता अजेय होने वाला है। वह सोच रहा था कि लिू शुआंग को साथ लेकर घर जाएगा और आगे की लेवलिंग की योजना बनाएगा, लेकिन तभी लिू शुआंग खुद उसकी तरफ चलकर आई। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर लू युआन का दिल बैठ गया, कुछ तो गड़बड़ थी। वो उसके सामने आकर लगभग आधे मिनट तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, लू युआन, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी आवाज़ भले ही धीमी थी, लेकिन आसपास खड़े सभी लोगों ने सुन लिया। सबकी नज़रें तुरंत उनकी ओर मुड़ गईं। इतने लोगों के सामने बोलते हुए लिू शुआंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने पीछे हटने का इरादा नहीं किया। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। क्या लिू युआन अपने रून मास्टर पेशे से उसके लिए पैसे, उपकरण और स्किल बुक ला सकता था? बिल्कुल नहीं। वो मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा कौन सा बहाना बनाए जिससे लोग उसे बुरा न समझें। लेकिन लू युआन का जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ठीक है, सिर्फ एक शब्द, इतना शांत जैसे कोई मामूली बात हो। ये जवाब सुनकर लिू शुआंग उल्टा गुस्से में आ गई। इसका क्या मतलब है? क्या हमारे इतने सालों का रिश्ता तुम्हारे लिए इतना ही बेकार था? उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर पूछा। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, तुम ब्रेकअप चाहती हो, मैं मान गया, इसमें दिक्कत क्या है? उसने उसकी तरफ बिना किसी भावना के देखा। लू युआन ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घिसी पिटी कहानी उसकी जिंदगी में भी आएगी, लेकिन उसने अगर यही रास्ता चुना है तो वो उसे रोकेगा नहीं। चाहे उसके पास सिस्टम न भी होता, फिर भी वो यही जवाब देता। ऐसी लड़की उसके लायक नहीं थी। लिू शुआंग ने जो बहाने सोच रखे थे वे सब बेकार हो गए। आखिर में उसने दांत भींचकर कहा, लू युआन, उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। अब हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, जबरदस्ती साथ रहेंगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। लू युआन ने सिर हिलाया। तुम्हें दोष दूं? नहीं, जैसा तुमने कहा, अब सचमुच हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा। उसी समय एक स्टाइलिश सूट पहने छात्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह घमंड से मुस्कुराया। लू युआन, मैंने पहले ही कहा था कि पढ़ाई में पहला आने से कुछ नहीं होता। ग्रेजुएशन के दिन हर कोई अपनी पसंद चुन ही लेता है। फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे शुआंग की खातिर अगर चाहो तो मेरे घर में चौकीदार की नौकरी दिला सकता हूँ। आने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हॉचन था। वह जू सिटी के लॉन्ग परिवार का युवा मालिक था। पहले वो कई बार लिू शुआंग को प्रपोज कर चुका था, लेकिन हर बार उसने उसे ठुकरा दिया था। अब शायद पैसों की वजह से उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। दरअसल पहले लिू शुआंग को लिू युआन से उम्मीद थी। स्कूल में वो हमेशा पहला आता था। उसे लगता था कि शायद वो कोई शक्तिशाली पेशा जागृत करेगा और भविष्य में दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। रूप रंग में भी लू युआन लॉन्ग हॉचन से कहीं बेहतर था। अगर उसमें क्षमता होती तो कोई भी समझदार लड़की उसी को चुनती।
जिस दिन लिू शुआंग ने अपना पेशा जागृत किया, उसी दिन लॉन्ग हॉचन ने उसे संदेश भेजा था। उसने तुरंत हामी नहीं भरी, वो इंतजार करना चाहती थी। उसे विश्वास था कि लू युआन उससे सच्चा प्यार करता है। अगर उसे कोई अच्छा पेशा मिल गया तो वो मेहनत करके उसके लिए सब कुछ जुटा लेगा। लेकिन जब उसने देखा कि लू युआन का पेशा एस रैंक रून मास्टर है, तभी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग हॉचन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एस रैंक सुनने में अच्छा था, लेकिन रून मास्टर दुनिया का सबसे बेकार पेशा जारी। इस समय लॉन्ग हॉचन की बातों पर लिू शुआंग भी उसके पास आकर धीमे स्वर में बोली, हॉचन चलो यहां से। इतना कहकर वो लॉन्ग हॉचन का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर लू युआन की तरफ नहीं देखा। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बेचारा, इतने सारे पेशों में से उसे रून मास्टर ही क्यों मिला? इसमें लिू शुआंग की भी क्या गलती है? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी लॉन्ग हॉचन को ही चुनता। एक और छात्र बोला, मेरे हिसाब से लिू शुआंग की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने पहले लू युआन की गर्लफ्रेंड बनने की हामी भर दी। दूसरा तुरंत बोला, चुप रहो, मरना है क्या? अब लिू शुआंग एक एसएस रैंक आइस मेज है, उसके पीछे ऐसी बातें करोगे तो मुसीबत मोल लोगे। इन सब बातों पर लू युआन ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये सब लोग सिर्फ राह चलते मुसाफिर थे। वो वापस स्लम एरिया में अपने घर पहुंचा। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। यही छोटा सा मकान उसके माता पिता की छोड़ी हुई एकमात्र विरासत था। उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। स्लम एरिया में अच्छी चिकित्सा सुविधा न होने के कारण जब लू युआन सिर्फ 5 साल का था, तभी उनका निधन हो गया। उसके पिता की मृत्यु तब हुई जब वह 12 साल का था। वह लिू शुआंग के पिता के साथ एक बॉस का शिकार करने गए थे, लेकिन उस अभियान में उनकी जान चली गई। उस समय लिू शुआंग के पिता भी बुरी तरह घायल हो गए थे। कई महीनों तक इलाज करवाने के बाद वे किसी तरह ठीक हुए। उस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी बॉस का शिकार करने की हिम्मत नहीं की। अब वे शहर में एक मामूली मजदूरी करके गुजारा करते थे। लू युआन आज तक जिंदा था तो सिर्फ संघीय सरकार की नीति की वजह से। 18 साल की उम्र तक हर बच्चे की पढ़ाई और जीवन यापन का खर्च सरकार उठाती थी, लेकिन 18 साल पूरे होने के बाद हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी खुद संभालनी पड़ती थी, क्योंकि इस उम्र तक सभी अपना पेशा जागृत कर चुके होते थे। घर पहुंचकर लू युआन पुराने और फटे हुए सोफे पर लेट गया। वो अगले दिन की योजना बनाने लगा। अचानक उसे एक जगह याद आई। लेवल बढ़ाने के लिए शायद वही सबसे सही जगह होगी। उसे याद आया कि एक बार लिू शू ने बताया था जिस बॉस डंजन में वे गए थे उसका नाम था विदर्ड वुड टाउन। वो एक लेवल 30 डंजन था। उस पूरे कस्बे में कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वहां सिर्फ एक ही बॉस रहता था। वो पुराने कुएं के भीतर रहता था। जब तक कोई उस पर हमला नहीं करता वो कभी बाहर नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही कोई उसे छेड़ देता वो कुएं से निकलकर शिकार शुरू कर देता। उस बॉस की ताकत बेहद भयावह थी। लेवल 30 से नीचे का कोई भी अवेकनर उसे नहीं हरा सकता था। कई लेवल 30 अवेकनर मिलकर भी उसे नहीं मार पाए, और जो लोग लेवल 30 से ऊपर पहुंचकर जॉब चेंज कर चुके थे वे उस डंजन में प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। इसी वजह से आज तक उस बॉस को कोई नहीं मार पाया था। लू युआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ऐसा बॉस जो मुझे तैयारी करने का पूरा समय दे। अगर मैं उसे न मारूं तो उसके साथ नाइंसाफी होगी, और अब बदला लेने का समय भी आ गया है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। फिलहाल उसके पास सिर्फ एक ही रून था, ब्लास्ट रून। इस रून का विस्फोट तभी होता था जब वो आदेश देता। मतलब अगर वो आदेश न दे तो वो 1000, 10,000, यहां तक कि 1 लाख ब्लास्ट रून पहले से तैयार करके रख सकता था। 1 लाख ब्लास्ट रून पहले जॉब चेंज से पहले किसी भी बॉस को राख बनाने के लिए काफी थे। बेशक ब्लास्ट रून हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहते थे। हर रूने केवल 6 घंटे तक ही मौजूद रह सकता था। बाकी सभी रूने भी इसी नियम का पालन करते थे। अगर ये सीमा न होती तो रून मास्टर कभी सी रैंक पेशों से भी कमजोर न माना जाता। दूसरे रून मास्टर को एक ब्लास्ट रून बनाने के लिए हवा में धीरे धीरे रून बनाना पड़ता था। उसमें मना भी खर्च होती थी, लेकिन लू युआन अलग था। उसे सिर्फ मन में एक विचार लाना था और ब्लास्ट रून अपने आप बन जाता था। 1 सेकंड में वो 10 ब्लास्ट रून बना सकता था। ये सोचकर उसने चैन से रात भर आराम किया। अगली सुबह लू युआन शहर के दक्षिणी द्वार पर पहुंचा। द्वार पर तैनात पहरेदार ने पूछा, छोटे भाई कहाँ जा रहे हो? शहर से बाहर कई रास्ते जाते थे। सुरक्षित रास्ते अलग अलग डंजन तक पहुंचते थे,
डंजन के आसपास सामान्यतः कोई राक्षस नहीं होता था, इसलिए लोग वहीं जाकर लेवल बढ़ाते थे। हर डंजन के अपने नियम होते थे। पुराने अवेकनर पहले ही उनकी रणनीतियां छोड़ चुके थे। अगर उन रणनीतियों का सही पालन किया जाए तो बिना घायल हुए भी डंजन पार किया जा सकता था। दूसरा रास्ता जंगल की ओर जाता था। जंगल के राक्षसों का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए पहले जॉब चेंज से पहले किसी भी अवेकनर को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि जॉब चेंज के बाद भी लोगों को समूह में जाने की सलाह दी जाती थी। पहरेदार ने लू युआन को देखकर समझ लिया कि वो नया अवेकनर है। आजकल ग्रेजुएशन सीजन चल रहा था। कई नए छात्र लेवल बढ़ाने के लिए डंजन जा रहे थे। लू युआन बोला, मैं डंजन नंबर 3 जा रहा हूं। अच्छा, डंजन नंबर 3? ठीक है। पहरेदार ने तुरंत द्वार खोल दिया। द्वार के बाहर सीधे वहां जाने वाली बस खड़ी थी। बस में पहले से 5-6 लोग बैठे थे। उनमें से कुछ लू युआन को पहचानते थे। उसे अकेले देखकर उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दी। शायद वे सोच रहे थे, क्या लू युआन सच में अकेले लेवल बढ़ाने जा रहा है? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने अपने विचार मन में ही रखे। लू युआन भी चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद 2 और लोग बस में चढ़े। आधा घंटा पूरा होते ही बस समय पर चल पड़ी। करीब आधे घंटे बाद वे डंजन नंबर 3 पहुंच गए। यहाँ कई डंजन मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक डंजन के सामने बिल्कुल भीड़ नहीं थी। वही था विदियर्ड वुड टाउन डंजन। यही लू युआन का लक्ष्य था, बॉस को मारकर भरपूर इनाम हासिल करना। जब वो उस डंजन की ओर बढ़ रहा था, तभी उसने 2 परिचित लोगों को अपनी तरफ आते देखा। वे थे लॉन्ग हॉचन और लियू शुआंग। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी भी चल रहा था। लगता था वो उन्हें लेवल बढ़ाने आया था। लॉन्ग हॉचन व्यंग्य से बोला, लू युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अकेले यहाँ आने की हिम्मत करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा रूने बनने से पहले ही कोई राक्षस तुम्हें खा जाए? इतनी जल्दी मरने का शौक चढ़ गया है क्या? लियू शुआंग ने नरम आवाज में कहा, भाई लू युआन, वापस चले जाओ। कोई भी तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाएगा। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। उसे देखकर लू युआन को हैरानी हुई। कल ही उसने रिश्ता तोड़ा था और आज ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लगता था उसने अपने मन को बहुत अच्छी तरह समझा लिया था। लू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों अपनी चिंता करो। उसने उन्हें कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि वे यहाँ उसकी चिंता करने नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने आए हैं। ऐसे लोगों से वो विनम्रता से बात करने वाला नहीं था। लॉन्ग हॉचन गुस्से में बोला, लू युआन, इतना घमंड किस बात का? अगर सच में हिम्मत है तो शर्त लगाते हैं, देखते हैं हम दोनों में पहले जॉब चेंज कौन करता है। हिम्मत है? हर बार की तरह लू युआन का शांत रहना उसे और चिढ़ा रहा था। उसे हर हाल में लू युआन को इस मुकाबले में खींचना था, तभी वो सबके सामने उसे पूरी तरह कुचल सकता था। लू युआन ने पूछा, अगर मैं जीत गया तो दांव क्या होगा? लॉन्ग हॉचन मुस्कुराया, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो बस मेरे सामने घुटने टेककर सिर झुका देना। कैसा है? बहुत अच्छा सौदा है ना? लू युआन शांत स्वर में बोला, 10 लाख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसा करते हैं, 1 महीने बाद स्कूल में अलमनी गैदरिंग होगी, तब फैसला होगा। उसी समय लियू शुआंग बोली, भाई लू युआन, सिर्फ 1 महीने में कोई भी जॉब चेंज कैसे कर सकता है? उसकी बात सुनकर अचानक लॉन्ग हॉचन को भी एक बात याद आ गई। पहली जॉब चेंज लेवल 30 पर होती है, दूसरी जॉब चेंज लेवल 50 पर, तीसरी बार 100वें लेवल पर। उसके हिसाब से 1 महीने में 30वें लेवल तक पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, लू युआन, तुम सच में बहुत चालाक हो। क्या तुम्हारा इरादा है कि 1 महीने बाद यह कह दो कि तुम और मैं दोनों ही सेकंड जॉब ट्रांसफर नहीं कर पाए, इसलिए शर्त खत्म? अगर 1 महीने बाद शर्त लगानी है तो फिर उस समय देखते हैं कि किसका लेवल ज्यादा होगा। ठीक है। लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हामी भर दी। साथ ही उसने ठंडी नजर से लियू शुआंग की तरफ देखा। इस समय उसे सच में खुशी हो रही थी कि उसका इस औरत से ब्रेकअप हो चुका था। कितनी जहरीली औरत है। अभी जो उसने बात जोड़ी थी, उसका मतलब साफ था कि वो चाहती थी लू युआन मर जाए, क्योंकि उसकी नज़र में लू युआन का लॉन्ग हॉचन से आगे निकलना नामुमकिन था। तो फिर 1 महीने बाद मिलते हैं। उम्मीद है उस समय तुम कछुए की तरह सिर छिपाकर भागोगे नहीं। इतना कहकर लॉन्ग हॉचन लियू शुआंग को लेकर लेवल बढ़ाने वाले डंगन की ओर चला गया। उनके दूर जाने के बाद लू युआन ने हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान दी और अकेला विदर्ड वुड टाउन की तरफ चल पड़ा। विदर्ड वुड टाउन के बाहर कोई लाइन नहीं लगी थी, इसलिए लू युआन डंगन के पास पहुंचा।
जानकारी पढ़ने के बाद वो सीधे अंदर प्रवेश कर गया। सिफारिशत लेवल 30। वहां 3 विकल्प थे, मल्टीप्लेयर, 2 लोगों की टीम, सिंगल। लू युआन ने बिना सोचे सिंगल मोड चुन लिया। अगले ही पल एक रोशनी उसके शरीर पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो एक सुनसान कस्बे में खड़ा था। पूरा कस्बा वीरान था। यहाँ इंसान तो दूर, कोई जानवर भी नहीं था। यहाँ तक कि कीड़ों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसी समय उसके सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। आसपास अत्यधिक खतरनाक जीव का पता चला है। उसे मारने पर विशेष इनाम प्राप्त होगा। इनाम इनाम हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट। अरे, यहाँ तो छिपा हुआ मिशन भी है। दिलचस्प। एक ही बॉस को मारकर 2 फायदे मिल जाएंगे। लू युआन खुशी से कस्बे के अंदर बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे वो सूखा कुआं मिल गया। अंदर झांकने पर वहां गहरा सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। लू युआन ने कुएं की ओर देखा। उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं। एक के बाद एक ताबीज उसकी उंगलियों से निकलकर तेजी से कुएं के अंदर गिरने लगे। ये बेहद उबाऊ काम था, लेकिन लू युआन ने जरा भी लापरवाही नहीं की। इस बॉस का सामना करते समय उसे हर कदम बेहद सावधानी से उठाना था। कुएं में ताबीज डालते डालते पूरे 5 घंटे बीत गए। फिर भी उसे अपने डाले हुए किसी भी ताबीज का अंत दिखाई नहीं दिया। लेकिन 5 घंटे में उसने जितने विस्फोटक ताबीज बनाए थे, उनकी संख्या निश्चित रूप से 1 लाख से ज्यादा थी। उसने वहीं विस्फोट नहीं किया। पहले वो गांव के बाहर चला गया। हालांकि उसके विस्फोटक ताबीज उससे खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन उसे किसी अनहोनी का डर था। अगर नीचे वाला बॉस जिंदा बच गया तो मरने वाला वही होता, भले ही उसकी संभावना 10,000 में 1 ही क्यों न हो। फिर भी वो जोखिम नहीं ले सकता था। आखिर अभी वो सिर्फ एक बेहद कमजोर मैच था। गांव के बाहर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे दूर डंगन का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। अगर विस्फोट के बाद भी बॉस नहीं मरा तो वो बिना पीछे देखे तुरंत इस डंगन से बाहर निकल जाएगा। लू युआन ने एक हाथ से मुद्रा बनाई, धीरे से बोला, फट जाओ। जैसे ही शब्द निकले, धड़ाम! पूरा विदर्ड वुड टाउन कान फाड़ देने वाले धमाके से कांप उठा। लू युआन ने अपनी आंखों से एक विशाल मशरूम क्लाउड को आसमान की ओर उठते देखा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, लेकिन यह आवाज सिस्टम की ठंडी मशीन जैसी नहीं थी, बल्कि किसी कोमल देवी की तरह मधुर थी। लेवल 30 के विदर्ड वुड टाउन बॉस जिंग जोंग डुरान का सफलतापूर्वक वध। अनुभव प्राप्त 6000। बधाई हो, आपका लेवल 1 हुआ। बधाई हो, आपका लेवल 2 हुआ। बधाई हो, आपका लेवल 10 हुआ। सिर्फ 6000 अनुभव अंक ने लू युआन को सीधे लेवल 10 तक पहुंचा दिया। सामान्य लोगों को लेवल 10 तक पहुंचने में, चाहे कोई उन्हें लेवलिंग करवा भी रहा हो, फिर भी 2-3 दिन लग जाते। इतनी आसानी से कोई लेवल 10 नहीं पहुंच सकता था। पहली बार जिंग जोंग डुरान को मारने पर प्राप्त इनाम, जाओलोंग स्टाफ, फायर रेजिस्टेंस रोब, जाओलोंग सॉर्ड, जाओलोंग स्पिरिट आर्मर। इन सूचनाओं के बाद ये चारों वस्तुएं अपने आप लू युआन के बैग में पहुंच गईं। ये बैग भी जॉब अवेकनिंग के समय ही मिला था। ये अपने आप मॉन्स्टर से गिरने वाली वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता था। इसके अंदर अनगिनत स्लॉट थे, लेकिन इसमें केवल मॉन्स्टर ड्रॉप ही रखे जा सकते थे। दूसरी कोई चीज इसमें नहीं रखी जा सकती थी। इन सूचनाओं के बाद सिस्टम की एक और आवाज आई, मिशन पूरा। इनाम प्राप्त, हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट। हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट केवल तालिस्मान मास्टर द्वारा पहना जा सकता है। अपने लेवल को छिपा सकता है। सभी ताबीज़ों की शक्ति और प्रभाव में 200% वृद्धि। लेवल 10, 2 नए ताबीज़ प्राप्त। स्विफ्ट तालिस्मान, पैरों पर लगाने से गति 500 बढ़ जाती है। अवधि 10 मिनट। हीलिंग तालिस्मान, किसी एक लक्ष्य की 50% जीवन शक्ति तुरंत बहाल करता है। साथ ही सभी डिबफ भी हटाता है। एक ही बार में लू युआन के पास 3 नए ताबीज़ हो गए। उसने उनके प्रभावों को एक बार देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर एस रैंक तालिस्मान मास्टर कमज़ोर है तो मेरे EX रैंक तालिस्मान मास्टर से उसका क्या मुकाबला। इसके बाद लू युआन ने मन ही मन अपना स्टेटस पैनल खोला। लू युआन, उम्र 18 वर्ष, पेशा EX रैंक तालिस्मान मास्टर, लेवल 10, अनुभव 500/1000, जीवन 2000, ताकत 100, रक्षा 100, फुर्ती 100, जादुई शक्ति 500, माना 1000। ताबीज़ एक्सप्लोजिव तालिस्मान, स्विफ्ट तालिस्मान, हीलिंग तालिस्मान, 4 एपिक स्तर के उपकरण।
इस बार मिले दोनों नए ताबीज भले ही सहायक प्रकार के थे, लेकिन उनकी उपयोगिता बेहद बड़ी थी। स्विफ्ट तालिस्मान उसे तेज रफ्तार वाले राक्षसों से दूरी बनाने में मदद कर सकता था, जबकि हीलिंग तालिस्मान घायल होने पर खुद को बचाने का साधन था। सिर्फ एक ताबीज से आधी सेहत वापस मिल जाती थी, इसलिए इसकी क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। अब उसके पास हमले के लिए एक्सप्लोजिव तालिस्मान पहले से मौजूद था, इसलिए फिलहाल उसे किसी आक्रमणकारी ताबीज की जरूरत नहीं थी। लू युआन ने सबसे पहले हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट को अपने साथ बांधा और गले में पहन लिया। जैसे ही उसने इसे पहना, उसकी पूरी आभा छिप गई। अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली प्रोफेशनल भी उसे देखें तो उन्हें वो सिर्फ एक लेवल 0 का साधारण व्यक्ति ही दिखाई देगा। इसके बाद उसने इस बार मिले उपकरणों को देखना शुरू किया। जाओलोंग स्टैफ, आवश्यक लेवल 30, पेशा मेज, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव जादुई शक्ति 200, माना 1000, सभी जादुई कौशलों की शक्ति 50%, गैर बॉस राक्षसों पर 30% अतिरिक्त क्षति। सक्रिय कौशल जाओलोंग आइस फ्लेम, एक जाओलोंग की परछाई प्रकट होती है और बर्फीली अग्नि उगलती है, जिससे बड़े क्षेत्र में भारी नुकसान होता है। माना खर्च 1000। फायर रेजिस्टेंस रोब, आवश्यक लेवल 30, पेशा मेज, तालिस्मान मास्टर, वॉरलॉक, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव रक्षा 100, अग्नि प्रतिरोध 50%, सक्रिय कौशल फायर बैरियर, अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है। अवधि 5 मिनट। जाओलोंग स्वॉर्ड, आवश्यक लेवल 30, पेशा वॉरियर, स्वॉर्ड्समैन, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव ताकत 500, निकट युद्ध कौशल 50%, गैर बॉस राक्षसों पर 30% अतिरिक्त क्षति। सक्रिय कौशल नहीं। जाओलोंग स्पिरिट आर्मर, आवश्यक लेवल 30, पेशा नाइट, बर्जर्कर, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव रक्षा 300, जीवन 1000, सक्रिय कौशल रिफ्लेक्ट डैमेज, हमला होने पर प्राप्त क्षति का 5% वापस लौटाता है। चारों एपिक उपकरण बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन अफसोस लू युआन इनमें से केवल फायर रेजिस्टेंस रोब ही पहन सकता था। इसके आंकड़े बाकी उपकरणों की तुलना में साधारण थे, लेकिन इसका सक्रिय कौशल बेहद असाधारण था। फायर बैरियर 5 मिनट तक अग्नि से पूर्ण सुरक्षा देता था, यानी इन 5 मिनटों तक आग उसके लिए बेअसर हो जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह क्षमता बेहद काम आने वाली थी। बाकी 3 उपकरण भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन वे उसके किसी काम के नहीं थे, इसलिए उसने तय किया कि शहर लौटकर उन्हें बेच देगा। उसे पूरा भरोसा था कि इनकी कीमत बहुत ऊंची मिलेगी। 30वें लेवल का एक एपिक उपकरण भी सामान्यतः 10 लाख से कम का नहीं होता, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में लेवल 30 का कोई बॉस अधिकतम एक ही एपिक उपकरण गिराता है। लेकिन लू युआन को एक साथ 4 उपकरण इसलिए मिले थे क्योंकि यह उस बॉस का पहला वध फर्स्ट किल था। पहले वध पर अतिरिक्त ड्रॉप बोनस मिलता है। इन उपकरणों को पहनने के लिए केवल पेशे की शर्त थी, क्योंकि ये ट्रांसफर से पहले के उपकरण थे। अगर ये लेवल 30 से ऊपर के उपकरण होते तो उन्हें केवल सेकंड जॉब ट्रांसफर के बाद ही पहना जा सकता था। लू युआन ने फायर रेजिस्टेंस रोब पहन ली। जैसे ही उसने इसे पहना, यह जादुई चोगा बदलकर आधुनिक शैली की एक आरामदायक जैकेट बन गया, दिखने में बिल्कुल सामान्य कपड़ों जैसा। इतना ही नहीं, अगर वो चाहे तो इसकी बाहरी बनावट बदल भी सकता था। हालांकि यह सुविधा दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती थी। यहाँ का बॉस खत्म हो चुका है, अब किसी दूसरी जगह जाकर लेवल बढ़ाने का समय है। अपने आप से इतना कहकर लू युआन डंगन के बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, कई लोगों की नजर उस पर टिक गई। जब वो अंदर गया था, तब भी बहुत से लोगों ने उसे देखा था। हालांकि कोई उसे पहचानता नहीं था, लेकिन सबने उसका लेवल देखा था। लेवल 0, अभी अभी पेशा जागृत करने वाला एक इंसान, और वो अकेले विदर्ड वुड टाउन में घुस गया था। ऐसी बात किसी को भी उत्सुक बना देती। कई लोग तो इंतजार करते करते चले गए थे। उन्हें लगा कि लू युआन शायद अंदर ही मर गया होगा, लेकिन कुछ लोग अब भी वहीं रुके हुए थे। अब जब उन्होंने उसे बाहर आते देखा तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका लेवल अब भी 0 दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोग हंस पड़े। अरे, ये तो सिर्फ दिखावा कर रहा था। उनकी नज़र में लू युआन सिर्फ अंदर जाकर कुछ घंटे बिताकर वापस आ गया था। हालांकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि ऐसा करने का मतलब क्या था, लेकिन इससे उनका मजाक उड़ाना बंद नहीं हुआ। लू युआन ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे उस डंगन की तरफ देखा जहां सबसे कम भीड़ थी। उसने समय देखा। दोपहर के 2 बज चुके थे। अब किसी दूसरे डंगन में जाने का कोई मतलब नहीं था। वो उसी लाइन में जाकर खड़ा हो गया।
यहाँ लाइन में ज्यादातर लोग 10 से 20 लेवल के बीच थे। तभी लगभग 20-22 साल का एक युवक उससे बोला, छोटे भाई तुम अकेले हो? लू युआन ने सिर हिलाया। तुम अभी अभी पेशा जागृत करके आए हो ना? मेरी सलाह मानो, कुछ लोगों को साथ लेकर चलो, या फिर 10 लेवल से नीचे वाले डंगन में जाओ, वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उस युवक ने नेक नियत से सलाह दी। लू युआन मुस्कुराया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं तो बस यहाँ अनुभव लेने आया हूँ। ये सुनकर वो युवक कुछ पल के लिए चुप रह गया। डंगन में सिर्फ अनुभव लेने आना, ये तो अपनी जान से खेलने जैसा था। लेकिन वो कोई अपना नहीं था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। हर इंसान को अपने फैसलों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। करीब 10 मिनट बाद लू युआन ने देखा कि उसके आगे खड़े 4 लोग एक साथ डंगन में प्रवेश कर गए। स्पष्ट था कि उन्होंने टीम मोड चुना था। जब उसकी बारी आई तो उसने डंगन की जानकारी देखी। लॉन्ग नाइट प्लेन्स, अनुशंसित लेवल 20, विकल्प मल्टीप्लेयर, 2 लोगों की टीम सिंगल। लू युआन ने बिना किसी झिझक के सिंगल मोड चुन लिया। अगले ही पल एक रोशनी ने उसे घेर लिया और वो एक विशाल घास के मैदान में पहुंच गया। यहाँ उस समय रात थी। आसमान में पूरा गोल चांद चमक रहा था। चांदनी की वजह से मैदान में चलने में कोई कठिनाई नहीं थी। अंदर आने के बाद लू युआन ने देखा कि यहाँ दूसरे प्रोफेशनल भी मौजूद थे। यही सामान्य डंगन और विदर्ड वुड टाउन जैसे विशेष डंगन में सबसे बड़ा अंतर था। विशेष डंगन में यदि कोई एक व्यक्ति अंदर जाता तो उसके बाहर आने या मरने तक कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन सामान्य डंगन में सभी लोग एक ही डंगन के अंदर होते थे। हालांकि अंदर आने के बाद टीम नहीं बनाई जा सकती थी। यहाँ हर किसी को अपनी ताकत के दम पर राक्षसों का शिकार करके लेवल बढ़ाना होता था। जहाँ कम लेवल के राक्षस होते थे वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जहाँ ऊंचे लेवल के राक्षस होते थे वहाँ बहुत कम लोग जाते थे। हालांकि वहाँ अनुभव भी ज़्यादा मिलता था, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ जाता था। लू युआन ने इस अंतहीन मैदान पर एक नज़र डाली और सीधे अंदर की ओर बढ़ गया। जितना वो आगे बढ़ता गया राक्षसों का लेवल उतना ही ऊंचा होता गया। यहाँ ज़्यादातर राक्षस भेड़िए थे और क्योंकि वे हमेशा झुंड में रहते थे इसलिए यहाँ लेवल बढ़ाने आने वाले लोग भी अधिकतर टीम बनाकर आते थे। लू युआन ने अपने पैरों पर एक स्विफ्ट तालिस्मान लगाया। अगले ही पल वो तेज हवा की तरह आगे निकल गया। गति में मिले 500 अंकों के अतिरिक्त बोनस के कारण आसपास शिकार कर रहे प्रोफेशनल यह तक नहीं देख पाए कि अभी उनके सामने से क्या गुजरा। जब लू युआन 15वें लेवल से ऊपर के राक्षसों वाले क्षेत्र में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ लगभग कोई इंसान नहीं था। उसने सामने मैदान में घूम रहे भेड़ियों के झुंड की ओर देखा। अभी तक किसी भी भेड़िए ने उसे नोटिस नहीं किया था। उसके हाथ में एक्सप्लोसिव तालिस्मान प्रकट हो गया। अब नरसंहार शुरू करने का समय आ गया है। उसने बिना रुके एक के बाद एक एक्सप्लोसिव तालिस्मान हवा में उछाल दिए। हालांकि उसका लेवल केवल 1-0 था, लेकिन वो EX रैंक पेशे वाला था। उसके स्टेट्स की वृद्धि SS रैंक पेशों से भी अधिक थी। साथ ही हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट का अतिरिक्त प्रभाव भी उसे मिल रहा था। इसलिए उसका एक एक्सप्लोसिव तालिस्मान लगभग एक 15वें लेवल के राक्षस को मारने के लिए काफी था। लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए उसने हर राक्षस पर 2-2 ताबीज फेंके। फट जाओ, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लगातार धमाकों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। भेड़ियों के झुंड एक एक करके मांस के लोथड़ों में बदल गए। उसी समय उसके कानों में लगातार सिस्टम की सूचनाएं आने लगीं। लेवल 15 ब्लैक वुल्फ का वध, अनुभव 50। लेवल 16 ग्रे वुल्फ का वध, अनुभव 60। लेवल 15 रेड वुल्फ का वध, अनुभव 50। हर बार केवल 50 या 60 अनुभव अंक मिलते देख लू युआन अनायास ही बुदबुदाया। सचमुच साधारण राक्षसों को मारकर लेवल बढ़ाना बहुत धीमा है। अगर उसकी ये बात दूसरे लोग सुन लेते तो शायद गुस्से से खून थूक देते। आखिर सामान्य लोग लेवल 10 पर ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 लेवल के राक्षसों को ही मारने की हिम्मत करते थे, क्योंकि अपने बराबर ताकत वाले राक्षस से अकेले लड़ना ही काफी कठिन होता था। अगर वे झुंड में हों तो वो सीधा आत्महत्या करने जैसा था। हाँ, जिन लोगों के साथ कोई शक्तिशाली खिलाड़ी लेवल बढ़ाता था वे अपने से कहीं ऊंचे लेवल के राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन अनुभव पूरे दल में बांटा जाता था, इसलिए उनके हिस्से में बहुत कम अनुभव आता था। लू युआन लगातार आगे बढ़ता गया। जहां भी भेड़ियों का झुंड मिलता वह उन्हें विस्फोट से उड़ा देता। शुरुआत में भेड़िए उसकी ओर झपटते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें समझ आ गया कि वे उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं सकते। अब वे हमला करने के बजाय भागने लगे, लेकिन इससे लू युआन के लिए परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अब शिकार खुद उसके पास आने के बजाय भाग रहा था। वह उनका पीछा करते हुए उन्हें मारता रहा। थोड़ा थोड़ा करके अनुभव जमा होता गया
और आखिरकार उसका लेवल फिर बढ़ गया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, भेड़ियों की ताकत भी बढ़ती गई। 2 घंटे बाद लू युआन का लेवल 1-2 हो चुका था। सिर्फ 2 घंटे में 2 लेवल बढ़ जाना दूसरों के लिए ईर्ष्या की बात थी। लेकिन इस समय उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे एक भी भेड़िया दिखाई नहीं दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि सारे भेड़िए इतने डरपोक क्यों हो गए थे। छोड़ो, अब वापस चलते हैं। उसके पास उन्हें ढूंढने का समय नहीं था। आते समय ही उसे यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे थे। वापस डंगन के निकास तक पहुँचने में भी लगभग उतना ही समय लगने वाला था। वो मुड़ा और बाहर की ओर चल पड़ा। जब वो डंगन से बाहर निकला तब तक शाम हो चुकी थी। वो वापस शहर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में उसने अपने प्रोफेशन बैग की जांच की। 3 एपिक उपकरणों के अलावा उसके पास कई सामान्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण भी जमा हो चुके थे। साधारण राक्षसों से भी उपकरण गिरने की संभावना होती थी, बस अधिकतर सामान्य गुणवत्ता के होते थे, जबकि उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण मिलना अच्छी किस्मत की बात थी। लू युआन ने उन सबको अलग अलग देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने तय किया कि कल जब वह तीनों एपिक उपकरण बेचने जाएगा तो इन सबको भी साथ में बेच देगा। घर लौटने पर उसने देखा कि बगल वाले लियू परिवार के घर में सामान ट्रक पर चढ़ाया जा रहा था। लियू शुआंग वहां नहीं थी। केवल उसके माता पिता और सामान उठाने वाले कुछ लोग मौजूद थे। लियू युआन को देखते ही अंकल लियू उसकी ओर बढ़े। जब लू युआन घर के अंदर जाने ही वाला था तभी उन्होंने जल्दी से आवाज लगाई, लू युआन, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लू युआन कुछ पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार रुक गया। वह उनकी ओर मुड़ा और पहले की तरह मुस्कुराते हुए बोला, अंकल लियू, कहिए, क्या बात है? अंकल लियू ने गंभीर स्वर में कहा, लू युआन, शुआंग वाली बात में हमारे लियू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं तुम्हारे सामने माफी मांगता हूं। इतना कहकर अंकल लियू ने झुककर उसे प्रणाम किया। लू युआन ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और शांत स्वर में बोला, अंकल लियू, इसमें सही या गलत जैसी कोई बात नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनने का अधिकार है। मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर कोई बार बार मेरे सामने आकर अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश करेगा तो फिर मुझे भी चुप रहने की जरूरत नहीं होगी। अंकल लियू एक लेवल 30 के प्रोफेशनल थे, लेकिन उनकी ताकत सीमित थी और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वे अपना जॉब ट्रांसफर पूरा कर सकें। जो लोग जॉब ट्रांसफर पूरा नहीं कर पाते उन्हें हमेशा आम नागरिकों के इलाके में ही रहना पड़ता है। वहाँ की जीवन शैली कैसी है ये लू युआन अच्छी तरह जानता था। अगर कोई और विकल्प हो तो भला कौन वहाँ रहना चाहेगा। उसने थोड़ा सा खाना खाया, नहाया और फिर आराम करने के लिए सो गया। अगली सुबह लू युआन सीधे जू सिटी के प्रोफेशनल प्लाजा की ओर निकल पड़ा। प्रोफेशनल प्लाजा में सभी दुकानें प्रोफेशन से जुड़ी चीज़ें बेचती थीं। यहीं पर उपकरणों की नीलामी भी होती थी। यहाँ की इमारतें और सड़कें बेहद आलीशान थीं। ये जगह आम नागरिकों के इलाके से बिल्कुल अलग दुनिया जैसी लगती थी। लू युआन ने केवल कुछ दर्जन युआन के साधारण कपड़े पहन रखे थे। इस शानदार जगह पर वो थोड़ा अलग ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इस दुनिया में किसी इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसकी ताकत होती है। ताकत हो तो ज़रूरत की हर चीज़ हासिल की जा सकती है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सबसे बड़े नीलामी घर वाली संस्था टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो सीधे काउंटर पर मौजूद कर्मचारी के पास पहुंचा। कर्मचारी ने उसे देखा और पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा, सर, आपको उपकरण खरीदने हैं या बेचने हैं? लू युआन ने कहा, बेचने हैं। कर्मचारी ने विनम्रता से कहा, ठीक है सर, कृपया अपने उपकरण निकालिए। हमारी टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको संतोषजनक कीमत देगी। टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स जू सिटी की सबसे बड़ी संस्था थी, इसलिए उसकी सेवा भी सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। उनका सिद्धांत था, भले सामने वाला एक साधारण इंसान ही क्यों न हो, कुछ मिनट सम्मान से सेवा करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर खराब व्यवहार के कारण किसी छिपे हुए बड़े विशेषज्ञ को नाराज कर दिया जाए तो उसका नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। लू युआन ने हाथ हिलाया और अपने बैग में रखे सभी उपकरण काउंटर पर रख दिए। कुल 15 उपकरण थे, जिनमें से 3 से चमकदार बैंगनी रोशनी निकल रही थी। बैंगनी रोशनी देखते ही कर्मचारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो एपिक स्तर के उपकरण हैं। अब तक उसने सबसे अच्छे जो उपकरण खरीदे थे वे केवल हाई ग्रेड तक ही थे। आखिर उसे नौकरी करते हुए अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। प्रशिक्षण के दौरान उसने सुना था कि एक वरिष्ठ कर्मचारी ने केवल एक एपिक उपकरण खरीदवाकर ही 6 महीने की तनख्वाह के बराबर कमीशन पा लिया था, और इस समय उसके सामने एक नहीं पूरे 3 एपिक उपकरण रखे थे।
उसे नहीं पता था कि इस बार उसे कितना कमीशन मिलेगा, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि उसकी किस्मत खुलने वाली है। सर, कृपया कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। एपिक उपकरणों की जांच के लिए हमें हमारे विशेषज्ञ को बुलाना होगा, उसने उत्साह दबाते हुए बड़ी विनम्रता से कहा। कोई बात नहीं, लू युआन ने सिर हिला दिया। कर्मचारी ने तुरंत पास रखा फोन उठाया और कॉल मिलाई। स्थिति समझाने के लगभग 5 मिनट बाद करीब 50 वर्ष का एक व्यक्ति सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने वहां पहुंचा। उसके पीछे 2 अंगरक्षक भी थे। हालांकि लू युआन उनकी ताकत नहीं देख सकता था, लेकिन वो इतना निश्चित था कि वे सभी जॉब ट्रांसफर कर चुके थे। जैसे ही वो अधेड़ व्यक्ति वहां पहुंचा, उसकी पूरी नजर उन 3 एपिक उपकरणों पर टिक गई। वो उनके पास आया, ध्यान से उन्हें देखा, फिर उसने लू युआन की ओर देखा और पूछा, युवा मित्र, क्या ये उपकरण तुम लेकर आए हो? लू युआन ने सिर हिलाया। ये तुम्हें राक्षस मारकर नहीं मिले होंगे, सही? बूढ़े व्यक्ति ने लू युआन का निरीक्षण किया। लेवल 12। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि 12वें लेवल का कोई प्रोफेशनल किसी बॉस को मार सकता है, चाहे वो सबसे कमजोर 10वें लेवल का बॉस ही क्यों ना हो। और इन उपकरणों से निकल रही आभा देखकर वो समझ चुका था कि ये किसी साधारण बॉस के उपकरण नहीं थे। लू युआन ने जानबूझकर अपना लेवल छिपाया नहीं था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी असली ताकत पर ज्यादा ध्यान दें और भविष्य में बेवजह की परेशानियां खड़ी हों। बूढ़े की बात सुनकर उसने शांत स्वर में कहा, ये उपकरण एक वरिष्ठ ने मुझे बेचने के लिए दिए हैं। आगे भी ऐसे उपकरण आते रहेंगे। वो कभी ये स्वीकार नहीं करता कि इन्हें उसने खुद हासिल किया है। अगर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो भी ठीक, लेकिन अगर विश्वास कर लिया तो वही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। इस दुनिया में भले संघीय व्यवस्था हो, लेकिन कानून बहुत ढीले थे। शहर के बाहर तो छोड़िए, शहर के अंदर भी लोगों का मर जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए उसने अपने लिए एक काल्पनिक वरिष्ठ का सहारा बना लिया, ताकि भविष्य में उपकरण बेचना भी आसान रहे। अच्छा, तो लगता है आगे भी हमारा लंबा सहयोग रहेगा। मेरा नाम सॉन्ग यी है, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े ने पूछा। लू युआन। ठीक है, लू युआन, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं अभी इन उपकरणों का मूल्य निर्धारित करता हूँ। जी, सॉन्ग लाओ। इसके बाद सॉन्ग यी चुपचाप उपकरणों की जांच करने लगा। जैसे जैसे वो उन्हें देखता गया, उसकी सांसें गहरी होती चली गईं। लेवल 30 के एपिक उपकरण, इनकी कीमत बेहद अधिक थी। ये पहले जॉब ट्रांसफर से पहले के लगभग सर्वोत्तम उपकरण माने जाते थे। इतना ही नहीं, इनके आंकड़े इतने अच्छे थे कि पहला जॉब ट्रांसफर होने के बाद भी इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता था। लेवल 30 सुनने में भले कम लगे, लेकिन इस दुनिया में 80% प्रोफेशनल इसी स्तर पर रुक जाते थे, क्योंकि जॉब ट्रांसफर मिशन पूरा करना आसान नहीं था। अगर मिशन पूरा न हो तो चाहे जितने राक्षस मार लो, लेवल आगे नहीं बढ़ता। अगर ये सीमा न होती तो शायद इंसान अब तक जंगलों के सारे राक्षसों का सफाया कर चुके होते। उपकरण मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञ विभिन्न आंकड़ों से मिलने वाले लाभ और सक्रिय कौशलों की शक्ति का हिसाब लगाकर किसी उपकरण की कीमत तय करते थे। कुछ देर बाद सॉन्ग यी ने सभी उपकरणों की जांच पूरी की। उन्होंने लू युआन की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, ये तीनों उपकरण बिल्कुल सर्वोच्च स्तर के हैं। हमारी टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्हें 3 दिनों तक प्रचारित करेगी। 3 दिन बाद इन्हें नीलामी में रखा जाएगा। इनकी शुरुआती बोली 10 लाख होगी। तुम्हें ये ठीक लगता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 10 लाख की शुरुआती बोली सुनकर लू युआन स्वाभाविक रूप से संतुष्ट था। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि जब किसी के पास असली ताकत हो तो पैसा कमाना कितना आसान हो जाता है। अगर उसके पिता और उनकी टीम उस समय उन जहरीले राक्षसों का सफलतापूर्वक शिकार कर पाती और उन्हें केवल एक भी ऐसा उपकरण मिल जाता, तो उनका परिवार बहुत पहले ही आम नागरिकों के इलाके से बाहर निकल चुका होता। सॉन्ग यी ने फिर पूछा, नीलामी पूरी होने के बाद टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुल बिक्री राशि का 5% शुल्क लेगी। क्या तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है? नहीं। बाहर से लू युआन बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा हैरान था। स्कूल में उसने सीखा था कि सामान्य तौर पर नीलामी घर 10% शुल्क लेते हैं, लेकिन यहाँ उससे केवल 5% लिया जा रहा था। वो समझ गया कि सामने वाला भविष्य में लंबे समय तक सहयोग की उम्मीद कर रहा है, इसलिए जानबूझकर उसे विशेष छूट दी जा रही थी। सॉन्ग यी ने कर्मचारी से कहा, श्याओसन, लू युआन के लिए एक वीआईपी कार्ड बनाओ ताकि 3 दिन बाद वो आसानी से नीलामी में आ सके, और उसके बाकी उपकरणों का भी भुगतान कर दो। जी, सॉन्ग लाओ, कर्मचारी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इसके बाद सॉन्ग यी तीनों एपिक उपकरण अपने साथ लेकर चले गए। कर्मचारी ने जल्दी ही बाकी सामान्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरणों की कीमत निकाल दी। उनकी कुल कीमत केवल 5000 थी।
इसके बाद उसने लू युआन के लिए वीआईपी कार्ड भी तैयार कर दिया। लू युआन ने कार्ड हाथ में लेकर देखा। उस पर लिखा क्रमांक था 72। इसका मतलब था कि पूरे जू सिटी में टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अब तक केवल 72 वीआईपी कार्ड ही जारी किए थे। लू युआन ने पैसे और वीआईपी कार्ड रख लिया। फिर वो वहां से निकलकर सीधे टैक्सी से शहर के मुख्य द्वार की ओर चला गया। आज भी उसका उद्देश्य केवल एक था, लेवल बढ़ाना। इस बार वो नंबर 1 डंगन क्षेत्र की ओर गया, क्योंकि वहां उसके लिए उपयुक्त जगह थी। आज रास्ते में उसकी किसी परिचित से मुलाकात नहीं हुई। जब वो डंगन क्षेत्र पहुंचा तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो सीधे उस डंगन की लाइन में जाकर खड़ा हो गया जहां सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। स्कूल में उसने इस डंगन के बारे में पढ़ रखा था। ये लेवल 10 से 20 का डंगन था और इसके अंदर एक बॉस भी होता था, लेकिन वो बॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। मिलेगा या नहीं, ये कोई पहले से नहीं जान सकता था। कल लू युआन ने खुद बॉस और सामान्य राक्षसों के बीच अनुभव अंकों का अंतर महसूस किया था। दोनों में सचमुच बहुत बड़ा फर्क था। अगर तेजी से लेवल बढ़ाना हो तो सबसे अच्छा तरीका बॉस का शिकार करना था। विदर्ड वुड टाउन वाले डंगन में हर व्यक्ति केवल एक बार ही प्रवेश कर सकता था। एक बार क्लियर करने के बाद वहां दोबारा जाना संभव नहीं था, वरना लू युआन तो रोज वही डंगन साफ करता। जब वो लाइन में खड़ा था तभी एक लड़की आकर उसके पीछे खड़ी हो गई। उम्र से लग रहा था कि उसने भी हाल ही में पढ़ाई पूरी की थी। उसका लेवल 1 शून्य था। पूरा व्यक्तित्व बहुत शांत और नाजुक था, मानो घर में बहुत प्यार से पाली गई कोई मासूम लड़की हो। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। लड़की के पीछे थोड़ी ही देर में एक पुरुष और एक महिला भी आकर खड़े हो गए। लू युआन ने स्थिति समझ ली, फिर उसने उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। वह चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद उसके आगे वाले लोग अंदर चले गए। अब उसकी बारी आने ही वाली थी कि पीछे से उस लड़की ने उसे आवाज दी, सुनिए, क्या आप अकेले हैं? उसे देखकर लड़की ने समझा था कि वो भी हाल ही में स्कूल से निकला हुआ छात्र है। लू युआन मुड़ा। हाँ, कोई बात है? लड़की ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, असल में मैं आपको अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं? लू युआन ने पीछे खड़े दोनों लोगों की ओर देखा, फिर पूछा, क्यों? उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के किसी अजनबी की मदद करता है। लड़की ने समझाया, अगर 4 लोग मिलकर इस डंगन में प्रवेश करें तो बॉस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शुरुआत में हमारी टीम में 4 लोग थे, लेकिन आखिरी समय पर एक सदस्य किसी काम से नहीं आ सका। आप भी अकेले हैं, इसलिए सोचा कि अगर चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अच्छा, तो वजह यह है। लू युआन हल्का मुस्कुराया, फिर उसने पूछा, लेकिन आपने ये भी नहीं पूछा कि मेरा पेशा क्या है? लड़की हंसते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं, हम लोग सब संभाल लेंगे। आप बस हमारे साथ आइए और आराम से अनुभव लीजिए। जब वो मुस्कुराती थी तो बिल्कुल मुलायम छोटे केक जैसी प्यारी लगती थी। उसी समय पीछे खड़े एक आदमी ने भी कहा, मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। 4 लोगों की टीम में इस डंगन में बॉस मिलने की संभावना 90% होती है। स्कूल में आपने भी ये पढ़ा होगा। टीम में शामिल होने के बाद आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुभव अंक सामान्य रूप से मिलेंगे, बस बॉस से गिरने वाला सामान हमारा होगा। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, टीम में शामिल हो सकता हूं, लेकिन टीम लीडर मुझे बनाना होगा। टीम लीडर को कुल अनुभव का 50% मिलता था, बाकी आधा अनुभव बाकी सदस्यों में बांटा जाता था। इसी वजह से लू युआन ने यह शर्त रखी। वो इसलिए तैयार हुआ क्योंकि इस डंगन में सिंगल, डबल और मल्टीप्लेयर तीनों मोड अलग अलग माने जाते थे। अगर वो मल्टीप्लेयर में बॉस मार भी लेफ्टिनेंट, तो बाद में सिंगल और डबल मोड में फिर से बॉस खोजकर उसे मार सकता था। फॉग माउंटेन डंगन में, छोटे भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो? उस आदमी ने नाराज लहजे में कहा, हमारी मिस ने खुद तुम्हें टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया और तुम उल्टा टीम लीडर बनना चाहते हो? वास्तव में लू युआन की यह बात कुछ ज्यादा ही लग रही थी। दूसरे लोग भलाई कर रहे थे, लेकिन वो और ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लू युआन बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, मेरा टीम लीडर बनना पूरी तरह बुरा सौदा नहीं है। यह डंगन पूरा होने के बाद मैं इन्हें डबल प्लेयर डंगन में ले जाकर राक्षसों का शिकार करवा सकता हूं। क्या यह सौदा मंजूर है? तुम हमारी मिस को डबल प्लेयर डंगन में ले जाकर राक्षस मारोगे? आदमी हंस पड़ा। छोटे भाई, तुम सिर्फ लेवल 12 पर हो। क्या तुम्हें लगता है कि डंगन कोई मजाक है? उसे सचमुच लगा कि आज उसका दिन ही खराब है। तभी लड़की ने गंभीर आवाज में कहा, वांग हूं, उनकी बात सुनो। वांग हूं एक पल के लिए चुप रह गया,
लड़की ने आगे कहा, मैं टीम लीडर तुम्हें बना सकती हूँ, लेकिन डंगन के अंदर तुम्हें अपनी क्षमता साबित करनी होगी। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि तुम सच में मुझे उस डबल प्लेयर डंगन में ले जाने लायक हो, तो आज जो फायदा तुम उठा रहे हो उसे वापस लेना हमारे शाही परिवार के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कोई समस्या नहीं। लू युआन ने बिना झिझक हामी भर दी। उसी समय उसके मन में एक विचार आया, साई परिवार, क्या ये वही शाही परिवार है जिसके संस्थापक साई टियांगसिंग थे? लू युआन ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। उसे दूर कहीं किसी की नजर अपनी तरफ महसूस हुई। उसे लगा कि उसका अनुमान शायद सही था। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, मेरा नाम सियाय फायर है, तुम्हारा नाम क्या है? लू युआन। उसने संक्षेप में अपना नाम बताया। फिर चारों लोग डंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। फॉग माउंटेन, अनुशंसित लेवल 20, विकल्प सिंगल, डबल, मल्टीप्लेयर। लू युआन ने मल्टीप्लेयर मोड चुना। तुरंत एक इंटरफेस खुल गया। टीम लीडर लू युआन, लेवल 12, एस रैंक तालिस्मन मास्टर। सदस्य आमंत्रित करें, आमंत्रित करें, आमंत्रित करें। लू युआन ने सबसे पहले शाई फायर को टीम में शामिल किया। टीम लीडर लू युआन, लेवल 12, एस रैंक तालिस्मन मास्टर। सदस्य शाई फियर, लेवल 10, एसएस रैंक डिवाइन हीलर। जैसे ही शाई फायर ने लू युआन का पेशा देखा, उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, अगर अंदर जाकर लू युआन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया तो बाद में उसका हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। इसके बाद लू युआन ने वांग हू और जंग यू को भी टीम में बुला लिया। सदस्य वांग हू, लेवल 20, फर्स्ट ट्रांसफर ग्रेट स्वॉर्ड्समैन। सदस्य जंग यू, लेवल 20, फर्स्ट ट्रांसफर ड्यूअल गनर। दोनों जैसे ही टीम में शामिल हुए, उन्हें तुरंत कुछ अजीब लगा, लेकिन वे कुछ कहते उससे पहले ही लू युआन ने डंगन में प्रवेश की पुष्टि कर दी। एक पल में चारों फॉग माउंटेन के अंदर पहुंच गए। फॉग माउंटेन के भीतर हर तरफ जंगली भेड़िए घूम रहे थे। अंतिम बॉस एक विशाल बाघ था, लेकिन वो पूरे पहाड़ में लगातार घूमता रहता था, इसलिए उससे सामना होना आसान नहीं था। हर टीम को प्रवेश के बाद अलग अलग पहाड़ पर भेजा जाता था। हर किसी की गतिविधि केवल उसी पहाड़ तक सीमित रहती थी। अगर बाघ उसी पहाड़ पर मिल गया तो उसे मारा जा सकता था। अगर नहीं मिला तो केवल पहाड़ के भेड़ियों का शिकार करके बाहर निकलना पड़ता था। चारों ओर धुंध से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। लगातार फैली पर्वत श्रृंखलाएं किसी सुंदर चित्र जैसी लग रही थीं। उन्हें देखते हुए लू युआन के मन में एक विचार आया। एक ही समय में फॉग माउंटेन में प्रवेश करने वाली 4-4 लोगों की टीमें निश्चित रूप से बहुत होंगी, और अगर हर टीम को बॉस मिलने की संभावना 90% है, तो इसका मतलब साफ है कि इस डंगन में एक से ज्यादा बॉस मौजूद हैं। इसी दौरान वांग हू ने सबसे पहले बात शुरू की, तो तुम लू युआन हो? सच कहूं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत ताकतवर पेशे वाले हो, लेकिन निकले सिर्फ एक तालिस्मान मास्टर। अब जरा देखते हैं कि तुम अपनी ताकत कैसे साबित करते हो। साई फायर चुप रही। वह बस लू युआन को देखती रही। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, क्या तुम कुछ समझाना नहीं चाहोगे? लू युआन ने बेपरवाही से कहा, पहाड़ पर चलते हैं, सब खुद ही पता चल जाएगा। वह वांग हू को कोई सफाई देने के मूड में नहीं था। इतनी देर में तो वह कई राक्षस मार सकता था। इतना आत्मविश्वास देखकर सीए फायर के मन में भी एक सवाल उठा, क्या सचमुच उसके पास कोई असाधारण ताकत है? मिस, चलिए, जंग यू ने याद दिलाया। तीनों तेजी से उसके पीछे चल पड़े। पहाड़ के भीतर कुछ ही मीटर आगे बढ़ते ही लू युआन को 2 ब्लैक वुल्फ दिखाई दिए। उनके शरीर से काले खून जैसी धुंध निकल रही थी। वे बेहद अशुभ लग रहे थे। दोनों का लेवल एक 6 था। सिर्फ पहाड़ की तलहटी में ही लेवल 16 के राक्षस। ये देखकर लू युआन काफी संतुष्ट हुआ। उसने समय बर्बाद नहीं किया। हाथ उठाते ही 2 एक्सप्लोजिव टालिस्मन सीधे ब्लैक वुल्फ की ओर उड़ गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दोनों धमाकों के साथ दोनों ब्लैक वुल्फ वहीं ढेर हो गए। लेवल 16 ब्लैक वुल्फ का वध। अनुभव 30। लेवल 16 ब्लैक वुल्फ का वध। अनुभव 30। अगर वो अकेला होता तो इन्हीं 2 ब्लैक वुल्फ से उसे कुल 1-2-0 अनुभव मिलते। यही वजह थी कि लू युआन को टीम बनाकर शिकार करना पसंद नहीं था। टीम लीडर होने के बावजूद उसे केवल आधा अनुभव मिलता था। तभी शियाई फायर और बाकी दोनों भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लू युआन ने हाथ उठाते ही 2 लेवल 16 के ब्लैक वुल्फ को पल भर में मार गिराया। उसी समय उन्हें भी अनुभव मिलने की सूचना मिली। तीनों को केवल 1-0 अनुभव मिले, लेकिन इस समय अनुभव उनकी चिंता का विषय नहीं था। यहां तक कि वांग हू भी मानता था
कि शी परिवार द्वारा दिए गए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किए बिना वह भी उन दोनों ब्लैक वुल्फ को एक ही वार में नहीं मार सकता था। शी फायर ने बिना झिझक पूछा, अभी तुमने कौन सा ताबीज इस्तेमाल किया? क्या तालिस्मान मास्टर को पहले ताबीज बनाकर मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता? लू युआन ने जवाब दिया, ये ताबीज मैंने पहले से तैयार करके रखे थे। शी फायर ने हैरानी से पूछा, पहले से तैयार? लेकिन क्या वे बेअसर नहीं हो जाते? जहां तक मुझे पता है, पहले से बनाए गए ताबीज कुछ घंटों बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। वांग हू ने भी संदेह से कहा। लू युआन ने पलटकर पूछा, तुमने अब तक कितने तालिस्मान मास्टर देखे हैं जो इतनी निश्चित बात कर रहे हो? वांग हू तुरंत चुप हो गया, क्योंकि उसने आज तक किसी भी तालिस्मान मास्टर को अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। उसकी सारी जानकारी सिर्फ दूसरों और इंटरनेट से मिली थी। माहौल को संभालने के लिए जांग यू ने बीच में कहा, लू युआन, हमारा इरादा तुम पर शक करने का नहीं है, लेकिन तुमने कहा था कि बाद में हमारी मिस को डबल प्लेयर डंगन में ले जाओगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे ताबीज तुम्हारे पास कुल कितने हैं? उसने बड़ी समझदारी से वही सवाल पूछ लिया जो सबके मन में था। साथ ही उसने बात का रुख भी बदल दिया ताकि वांग हू को और शर्मिंदा न होना पड़े। हम बाद में ये भी देखेंगे कि क्या तुम्हारे ये ताबीज सचमुच बॉस को मार सकते हैं, जांग यू ने कहा। लू युआन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी ताकत साबित करूंगा। ये उसी का एक हिस्सा है। लू युआन इस बात को अच्छी तरह समझता था। आखिर अगर वो आसानी से वांग हू और जांग यू को नहीं हरा सकता, तो साई फायर का उसके साथ डुओ डंगन में जाना उसे सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा होता। तो ठीक है, इस बार मॉन्स्टरों को मारकर जो भी इक्विपमेंट गिरेगा वो सब तुम्हारा होगा। जांग यू ने कहा वे लू युआन की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए इस बार लू युआन अकेले लड़ने वाला था। ऐसे में उसके द्वारा गिराए गए इक्विपमेंट पर वे कोई हिस्सा नहीं चाहते थे। लू युआन ने सिर हिलाया और पहाड़ की ओर बढ़ गया। धुंध से ढका वू माउंटेन शांत था। वांग हू और जांग यू ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार वे खुद भी केवल तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। तीनों को बस लू युआन के पीछे पीछे चलना था। रास्ते में चाहे वुड वुल्व्स हों या कोई और मॉन्स्टर, लू युआन के एक्सप्लोजन तालिस्मान्स के सामने सभी राख बनते चले गए। शुरुआत में 16 लेवल के मॉन्स्टर मिले, फिर 17 और उसके बाद 18 लेवल के वे लड़ते लड़ते पहाड़ के बीच तक पहुंच गए। तभी अचानक एक जोरदार बाघ की दहाड़ गूंजी। गर! उस दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। तेज आंधी चली और कई पेड़ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। अगले ही पल एक विशाल बाघ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका आकार सामान्य बाघ से 2 गुना था। जंगल के राजा जैसी उसकी भयानक आभा किसी का भी दम घोंट सकती थी। उसने लू युआन और बाकी तीनों को ऐसे घूरा मानो उसके सामने खाना खुद चलकर आ गया हो। उसी क्षण लू युआन ने हाथ आगे बढ़ाया। एक के बाद एक अनगिनत ताबीज उस बाघ की ओर उड़ने लगे। ये 20 लेवल का बॉस था, इसलिए लू युआन ने जरा भी लापरवाही नहीं की। पलक झपकते ही उसने 1000 से भी ज्यादा एक्सप्लोजन तालिस्मान्स छोड़ दिए। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, विस्फोट! धड़ाम! धड़ाम! भयानक धमाकों की गूंज पूरे पहाड़ में फैल गई। वह टाइगर बॉस तुरंत ही बुरी तरह घायल हो गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और वह दर्द से लगातार दहाड़ने लगा। गुस्से में वह लू युआन की ओर दौड़ा, लेकिन लू युआन साफ देख सकता था कि उसकी जान अब बस कुछ ही पलों की मेहमान है। उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। बाघ दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, लेकिन लू युआन से केवल 2 मीटर दूर पहुंचकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सिस्टम की सूचना सुनाई दी। सफलतापूर्वक व्यू माउंटेन किंग का वध किया। 1000 अनुभव अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, आप लेवल 13 पर पहुंच गए हैं। 1000 अनुभव अंक मिलने और पहले से जमा अनुभव के साथ लू युआन आखिरकार लेवल 13 पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला। लू युआन आयु 18 वर्ष, पेशा EX रैंक तालिस्मान मास्टर लेवल, 13 अनुभव, 210-3000, जीवन 2600, शक्ति 160 रक्षा, 160 फुर्ती, 160 जादुई शक्ति, 650 माना, 1300 टी एलिस्मान्स एक्सप्लोजन तालिस्मान स्पीड, तालिस्मान हीलिंग। तालिस्मान अपना स्टेटस देखकर लू युआन को अपनी ग्रोथ का अंदाजा हो गया। फिलहाल हर लेवल बढ़ने पर जीवन 200 शक्ति, 20 रक्षा, 20 फुर्ती, 20 जादुई शक्ति, 50 माना, 100। वो मन ही मन सोचने लगा, जब मैं लेवल 20 से 30 के बीच पहुंचूंगा तब हर लेवल पर कितनी बढ़ोतरी होगी। ये सोचकर वो उत्साहित हो उठा। आखिर EX रैंक क्लास केवल कौशल में ही नहीं बल्कि ग्रोथ रेट में भी सामान्य क्लासों से बहुत आगे थी। उसने फिर वू माउंटेन किंग द्वारा गिराए गए आइटम देखे। सिर्फ 2 इक्विपमेंट गिरे थे और दोनों ही हाई ग्रेड थे। 20 लेवल के हाई ग्रेड इक्विपमेंट में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने सोचा कि बाद में इन्हें भी टियांगजिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बेच देगा। जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि साई फायर, वैंग ह्यू, ओंग ह्यू और जांग यू अभी भी स्तब्ध खड़े थे। लू,
युआन को बॉस मारे हुए कई मिनट हो चुके थे, लेकिन वे अब तक होश में नहीं आए थे। आज उन्होंने जो कुछ देखा था उसने उनकी पूरी दुनिया की सोच बदल दी थी। आखिर दुनिया में पेशों के जागरण की शुरुआत हुए लगभग 300 साल हो चुके थे। लोगों के मन में टालिस्मन मास्टर को बेकार पेशा मानने की धारणा गहराई से बैठ चुकी थी, लेकिन आज लू युआन ने अपनी ताकत से उस धारणा को पूरी तरह तोड़ दिया था। ऐसा दृश्य देखकर उनका हैरान होना स्वाभाविक था। सबसे पहले वैंग ह्यू ने चुप्पी तोड़ी। ब्रदर लू युआन, क्या तुम सच में टालिस्मन मास्टर हो? लू युआन हल्का सा मुस्कुराया। क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि टीम की जानकारी भी नकली हो सकती है? ये सुनते ही वैंग ह्यू ने तुरंत सिर जोर जोर से हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद उसने झुककर ईमानदारी से कहा, ब्रदर लू युआन, अभी मैंने आपको कमजोर समझ लिया था। मेरी आंखें ही आपको पहचान नहीं सकीं। उम्मीद है आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। लू युआन मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं इतना छोटा दिल वाला इंसान नहीं हूं। अब जबकि बॉस मर चुका है, पहाड़ के बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर शायद छिप चुके होंगे। उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। चलो डंगन से बाहर चलते हैं। धन्यवाद ब्रदर लू युआन। वांग हू ने तुरंत हाथ जोड़कर आभार जताया। उसी समय जंग यू ने गंभीर होकर पूछा, मिस्टर लू युआन, क्या आपके पास अभी भी इतने टालिस्मन्स बचे हैं कि आप एक बार और पूरा व्यू माउंटेन डंजन साफ कर सकें? वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि अगर साई फायर अकेले लू युआन के साथ जाए तो उसकी सुरक्षा पूरी तरह बनी रहे। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल हैं। अगर पूरी तैयारी न होती तो क्या मैं अपनी जान जोखिम में डालता? ये सुनकर जंगयू ने सिर झुकाया। तो फिर हमारी यंग मिस की सुरक्षा आपको सौंपता हूं। चारों पहाड़ से नीचे उतरकर डंगन के बाहर आ गए। इसके बाद लू युआन और साई फायर अकेले डबल मोड डंजन में प्रवेश कर गए। अभी अभी लू युआन लेवल 13 पर पहुंचा था, जबकि साई फायर लेवल 11 पर। दो लोगों की टीम में टीम लीडर को 60% अनुभव मिलता था, जबकि दूसरे सदस्य को 40%। डंगन में प्रवेश करते ही अब तक शांत रही साई फायर ने अचानक पूछा, जो टालिस्मन्स तुमने अभी इस्तेमाल किए वे पहले से तैयार किए हुए नहीं थे, है ना? लू युआन ने उत्सुकता से पूछा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? साई फायर ने गंभीर होकर कहा, शायद वांग हूं और बाकी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उस एक्सप्लोजन टालिस्मान को पहचानती हूं। जहां तक मुझे पता है, ऐसा ताबीज पहले से बनाकर रखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे तक ही टिकता है। 6 घंटे बाद चाहे मंत्र पढ़ो या नहीं, वो अपने आप फट जाता है। लू युआन मुस्कुराया। यंग मिस, तुम्हें काफी जानकारी है, लेकिन तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं भी दूसरे टालिस्मन मास्टर्स जैसा ही हूं? साई फायर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे एक्सप्लोजन टालिस्मान्स की ताकत कहीं ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात, तुम उन्हें बनाने में किसी तरह की तैयारी नहीं करते। तुम्हें न ताबीज बनाना पड़ता है, न मंत्र पढ़ना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे यही असली टालिस्मन मास्टर होना चाहिए। अगर सभी टालिस्मन मास्टर्स तुम्हारी तरह होते तो इस पेशे को कोई भी बेकार नहीं कहता। और सच कहूं तो अगर तुम्हारी ताकत ऐसी है तो ये केवल एस रैंक नहीं हो सकती। लू युआन हल्का सा हंसा। तुम सच में बहुत तेज हो, लेकिन तुम्हें इन बातों को जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, वरना इस तरह मेरे साथ अकेले इतनी बातें करना तुम्हारी जान भी ले सकता था। साई फायर भी मुस्कुरा दी। तो सबसे पहले मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे राज के बारे में मैं और कुछ नहीं पूछूंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मेरा अंदाजा सही था या नहीं। उसकी मुस्कान बिल्कुल बेफिक्र थी। आखिर वो डरती भी क्यों? भले ही उसका पेशा डिवाइन हीलर था और वो मुख्य रूप से उपचार करती थी, लेकिन साई फैमिली उसे बिना सुरक्षा के कभी बाहर नहीं भेजती थी। उसके पास कई ऐसे जीवन रक्षक उपकरण थे जो संकट की स्थिति में उसकी जान बचा सकते थे। उसे पूरा विश्वास था कि अगर कोई खतरा भी आया तो वो खुद को बचा सकती है। चलो फिर ऊपर चलते हैं। लू युआन ने इतना कहकर पहाड़ की ओर कदम बढ़ा दिए। पहले उसे लगा था कि साई फायर कम बोलने वाली लड़की है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वो हर समय चुप रहकर सिर्फ निरीक्षण कर रही थी। वो बेहद बुद्धिमान थी। इसी वजह से लू युआन उसके साथ ज्यादा देर अकेले नहीं रहना चाहता था। उसने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके इस डंगन को पूरा करके बाहर निकल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ते समय लगातार वुड वुल्व सामने आते रहे। लू युआन उन्हें बड़ी आसानी से एक एक करके खत्म करता गया। वहीं साई फायर पीछे पीछे चलते हुए हर बार मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाती रही। पहले की तुलना में अब वो कहीं ज्यादा चंचल दिखाई दे रही थी। लू युआन भी नहीं जानता था कि किस्मत उसकी अच्छी थी या साई फायर की। जब वे फिर से पहाड़ के बीच तक पहुंचे तो एक बार फिर वही दृश्य सामने आया। तेज हवा चलने लगी।
पूरे जंगल में दहाड़ गूंज उठी। वो माउंटेन किंग फिर उनके सामने आ गया, लगभग पहले वाले बॉस जैसा ही। उसे देखते ही लू युआन ने बिना समय गंवाए हाथ उठाया। अनगिनत एक्सप्लोजन तालिस्मन सीधे उसकी ओर उड़ गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, भयानक धमाकों के साथ पूरा इलाका कांप उठा। कुछ ही पलों में वू माउंटेन किंग जमीन पर गिर पड़ा। सफलतापूर्वक लेवल 20 वू माउंटेन किंग का वध किया। 1200 अनुभव अंक प्राप्त हुए। इन 1200 अनुभव अंकों के बाद लू युआन अगले लेवल से बस एक कदम दूर रह गया। अब उसका अनुभव बढ़कर 27503000 हो चुका था। उसने गिरा हुआ सामान देखा। इस बार किस्मत अच्छी रही। एक हाई ग्रेड इक्विपमेंट और एक टॉप ग्रेड इक्विपमेंट गिरा था, लेकिन वो टॉप ग्रेड इक्विपमेंट एक भाला था जिसे केवल स्पीयरमैन या नाइट इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए वो भी लू युआन के किसी काम का नहीं था। चलो अब यहां से चलते हैं, लू युआन ने साई फायर से कहा। साई फायर मुस्कुराई। चलो पहले एक दूसरे का संपर्क ले लेते हैं, आगे अगर कोई डबल डंजन मिला तो हम फिर साथ में टीम बना सकते हैं। लू युआन ने कुछ पल सोचा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो। मेरे राज की रक्षा करोगी। आगे भी कई डबल डंजन्स आने वाले थे। अगर लू युआन हर बार किसी नए इंसान के साथ जाता तो उसे हर बार अपनी ताकत समझानी पड़ती। ऐसे में साई फायर के साथ टीम बनाना ही ज्यादा आसान था। कोई समस्या नहीं। साई फायर ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। वह जानती थी कि लू युआन का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि वो बड़ी संख्या में एक्सप्लोजन टालिस्मान्स आसानी से बना सकता था। अगर यह बात बाहर फैल गई तो इससे लू युआन को नुकसान ही होगा और उसे इससे कोई लाभ भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो ऐसी बेकार हरकत कभी नहीं करेगी। दोनों ने एक दूसरे का संपर्क जोड़ लिया और फिर डंगन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही वांग ह्यू और जांग यू तुरंत उनकी ओर आ गए। ब्रदर लू, क्या इस बार भी बॉस मिला? वांग ह्यू ने उत्सुकता से पूछा। लू युआन मुस्कुराया। तुम्हारी यंग मिस की किस्मत अच्छी थी, हमें बॉस मिल गया, बधाई हो। और हमारी यंग मिस को इस डंगन में ले जाने के लिए आपका धन्यवाद, वांग ह्यू ने सम्मान से कहा। कोई बात नहीं, मैं अब अगले डंगन की ओर जा रहा हूं। यह कहकर लू युआन उनसे विदा लेकर आगे बढ़ गया। लू युआन के जाने के कुछ देर बाद एक मध्यम आयु का व्यक्ति वहां पहुंचा। उसे देखते ही वांग ह्यू और जंग ह्यू ने तुरंत सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मिस्टर जेंग। मिस्टर जेंग ने सीधे साई फायर की ओर देखकर कहा, मिस, मैंने अभी लू युआन की जानकारी निकलवाई है। वो जुचेंग नोडॉट एक हाई स्कूल का छात्र है। वो कॉमनर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसने एस रैंक तालिस्मान मास्टर क्लास जागृत की थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने एसएस रैंक आइस मेज क्लास जागृत की और जागरण वाले दिन ही पैसों के लिए उसे छोड़कर लॉन्ग हॉचन के साथ चली गई। साई फायर ने यह सुनकर तिरस्कार से कहा, तो उसकी पूर्व प्रेमिका की नजर सच में बहुत खराब थी। एक लड़की होने के नाते वह ऐसी स्वार्थी हरकत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मिस्टर जेंग ने आगे कहा, और एक बात, लू युआन कुछ दिन पहले हमारी टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आया था। जो 3 एपिक इक्विपमेंट अभी नीलामी के लिए प्रचारित किए जा रहे हैं वे उसी के हैं। अनुमान है कि उसके पीछे कोई बहुत शक्तिशाली गुरु है। साई फायर धीरे से बोली, कोई शक्तिशाली गुरु? क्या किसी तालिस्मन मास्टर ने इस पेशे की सारी सीमाएं तोड़ने का तरीका खोज लिया है? दूसरी ओर लू युआन फिर अकेले व्यू माउंटेन में गया। इस बार वो पूरे पहाड़ पर चढ़ गया, लेकिन अंत तक उसे कोई बॉस नहीं मिला। आखिरकार उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। जब वो डंगन से बाहर निकला तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वो सीधे घर लौट गया। आज उसकी प्रगति लेवल 14 तक ही पहुंच सकी। एक रात आराम करने के बाद अगले दिन वो फिर दूसरे डंगनों में लेवल बढ़ाने निकल पड़ा। 2 डंगन पूरे करने के बाद वो आखिरकार लेवल 15 पर पहुंच गया। बधाई हो, लेवल 15 पर पहुंचने के लिए आपको एक नया तालिस्मान प्राप्त हुआ है, थंडर तालिस्मान। यह कई आकाशीय बिजली गिराकर दुश्मन पर हमला करता है। दुष्ट और राक्षसी प्राणियों के विरुद्ध इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। लू युआन बेहद खुश हो गया। उसे एक और आक्रमण करने वाला टालिस्मन मिल गया था। दुनिया में ऐसे मॉन्स्टरों की कमी नहीं थी जिन्हें दुष्ट या राक्षसी माना जाता था। अगर भविष्य में कोई ऐसा दुश्मन मिला जिसे एक्सप्लोजन तालिस्मान से हराना मुश्किल हो तो वह थंडर तालिस्मान का इस्तेमाल कर सकता था। उस दिन उसने पूरे दिन डंगन साफ किए, लेकिन कोई बॉस नहीं मिला, इसलिए वो आगे लेवल नहीं बढ़ा सका। अगले दिन भी उसने पहले कुछ सोलो डंजन्स पूरे किए। देखते ही देखते टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नीलामी का दिन आ गया। नीलामी रात 8 बजे शुरू होने वाली थी। आज लू युआन भी समय पर वहां पहुंचा। उसने आज नए कपड़े पहन रखे थे। इन 3 दिनों में उसे फिर कोई एपिक इक्विपमेंट तो नहीं मिला,
लेकिन हाई ग्रेड और टॉप ग्रेड इक्विपमेंट बेचकर उसने कई 10,000 कमा लिए थे। कमाई की रफ्तार वाकई तेज थी, लेकिन वो समझ चुका था कि इसी गति से 1 महीने में लेवल 30 तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। आखिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता जाता है। उसी समय लॉन्ग होचन और लियू शुआंग भी नीलामी में प्रवेश करने वाले थे। अचानक लियू शुआंग की नज़र लू युआन पर पड़ी। उसने हल्के से लॉन्ग होचन को कोहनी मारी। लॉन्ग होचन ने तुरंत मुड़कर लू युआन को देखा। उसके चेहरे पर तुरंत एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह सीधे लू युआन की ओर बढ़ा। लू युआन, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? यहाँ क्या करने आए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीलामी में कुछ खरीदने का सपना लेकर आए हो? उसके व्यंग्य से भरे लहजे ने उसे बेहद घमंडी बना दिया था। लू युआन हंस पड़ा। क्यों? क्या यंग मास्टर लॉन्ग यहाँ पार्ट टाइम चौकीदार भी हैं, जो हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रहे हैं? लॉन्ग होचन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसी समय लियू शुआंग आगे बढ़ी। लू युआन, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। नीलामी में प्रवेश करने के लिए कम से कम 10 लाख की संपत्ति का प्रमाण देना पड़ता है। अगर तुम्हें अंदर जाने से रोक दिया गया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। हालांकि उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि आसपास मौजूद सभी लोग सुन सकते थे। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो गई। कई लोग लॉन्ग होचन को पहचानते थे। उनकी बातचीत सुनकर सबकी नज़र लू युआन पर टिक गई। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी बेइज्जती हो जाए तो वही तो तुम दोनों देखना चाहते हो, है ना? लियू शुआंग, तुमने मुझे छोड़ना था, छोड़ दिया। लेकिन अगर बार बार मेरे खिलाफ चालें चलोगी तो फिर मुझे भी अंकल लियू की इज्जत का ख्याल नहीं रहेगा। ये सुनकर लियू शुआंग ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। लॉन्ग होचन ने उसे बाहों में लेते हुए कहा, शुआंग, ऐसे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। फिर उसने गार्डों को आवाज दी, इधर आइए, ये लड़का गरीब इलाके का है, ये नीलामी में घुसना चाहता है, इसे बाहर निकाल दीजिए। गार्ड तुरंत वहां आ गए। लॉन्ग होचन को वे अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए उन्होंने पहले लू युआन की ओर देखा। सर, क्या आप नीलामी में प्रवेश करना चाहते हैं? लू युआन ने सिर हिलाया। गार्ड ने विनम्रता से कहा, सर, नियम के अनुसार अंदर जाने के लिए संपत्ति का प्रमाण दिखाना होगा। लू युआन ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से VIP कार्ड निकालकर उनके सामने रख दिया। कार्ड देखते ही गार्ड का चेहरा बदल गया। वे इस कार्ड को अच्छी तरह पहचानते थे और उन्हें यह भी पता था कि इसकी नकल बनाना असंभव है। उन्होंने तुरंत झुककर कहा, सर, क्षमा कीजिए, अभी मुझसे भूल हो गई। लू युआन मुस्कुराया, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर रहे थे। फिर उसने मुड़कर लॉन्ग होचन की ओर देखा। लेकिन कुछ लोग यहाँ काम भी नहीं करते, फिर भी दूसरों के काम में दखल देने की इतनी जल्दी रहती है। लॉन्ग होचन गुस्से से बोला, इसकी बातों पर मत जाओ, ये तो कॉमनर डिस्ट्रिक्ट का गरीब लड़का है। इसके पास टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का VIP कार्ड हो ही नहीं सकता। लियू शुआंग भी जल्दी से बोली, मैं इसकी पड़ोसी रही हूँ, ये सच में गरीब इलाके में पला बढ़ा है। इसके पास ऐसा कार्ड होना नामुमकिन है, हो सकता है इसे कहीं से उठा लाया हो। आप लोग इसका नाम भी जांच लीजिए। उसी समय पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, मिस, आप कौन होती है हमारे टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यह बताने वाली कि हमें क्या जांचना चाहिए? परिचित आवाज सुनकर लू युआन ने पीछे देखा। वो साई फायर थी। आज उसने सफेद ड्रेस और सफेद स्टॉकिंग्स पहन रखी थीं। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। उसके पीछे सूट पहने एक शक्तिशाली बॉडीगार्ड भी खड़ा था। लियू शुआंग तुरंत घबरा गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन साई फायर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुमने सिर्फ इसलिए उसे छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि वो तुम्हें अच्छा जीवन नहीं दे सकता, और अब तुम खुद को उसकी बचपन की दोस्त कहती हो? तुम उसे कितना जानती भी हो? यह कहकर साई फायर सीधे लू युआन के पास आ गई। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं इन्हें अभी यहीं से निकलवा सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आखिर साई फायर टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे प्रिय बेटी थी। अगर वो किसी को बाहर निकलवाना चाहती तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। सबसे ज्यादा हैरान लॉन्ग होचन था। उसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि साई फायर जैसी लड़की लू युआन के पक्ष में खड़ी होगी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसे डर था कि अगर लू युआन सच में उन्हें निकलवा देता तो घर लौटने के बाद उसका क्या हाल होगा। लेकिन लू युआन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। छोड़ो, ये लोग भी तो तुम्हारे टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्राहक हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे भी लॉन्ग फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं है। आखिर नीलामी में रखे गए 3 एपिक इक्विपमेंट में से एक लियू शुआंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लियू युआन को पूरा विश्वास था कि लॉन्ग होचन उसे हर हाल में खरीदने की कोशिश करेगा।
ये तो बहुत बड़ी रकम थी। ल्यू युआन बेवकूफ होता अगर इसे छोड़ देता। चूंकि मिस्टर लू इतने बड़े दिल वाले हैं तो फिर ऐसा ही सही। मिस्टर लू, आइए हम साथ अंदर चलते हैं। साई फेयर ने लू युआन को साथ चलने का निमंत्रण दिया। एक बार फिर यह देखकर वहां मौजूद लोगों के मन में तरह तरह के अनुमान बनने लगे। कई लोग तो लू युआन से ईर्ष्या करने लगे, तो फिर साथ चलते हैं। साई फेयर ने उसकी इतनी मदद की थी, अब मना करना ठीक नहीं होता। दोनों नीलामी हॉल के अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही लू युआन को समझ आया कि असली शानो शौकत किसे कहते हैं। मिस सी, आपका बहुत धन्यवाद, लू युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अभी जो हुआ, अगर साई फेयर नहीं भी आती तब भी वो खुद उसे संभाल सकता था। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि साई फेयर के आने के बाद लियू शुआंगशुआंग और लॉन्ग होचन के चेहरों का रंग जिस तरह बदल गया था, उसे देखकर उसे सच में बहुत मजा आया। हम तो टीममेट हैं, इसमें धन्यवाद किस बात का? साई फेयर ने मुस्कुराकर पूछा। लू युआन भी हल्के से हंसा। मैं पहले अपने वीआईपी रूम में जाता हूँ, तुम्हें भी शायद कुछ काम होंगे। हाँ, साई फेयर ने सिर हिलाया। उसे सच में कुछ और काम निपटाने थे। उसके जाने के बाद लू युआन सीधे अपने वीआईपी प्राइवेट रूम की ओर चला गया। दरवाजे पर वीआईपी कार्ड स्वाइप करते ही वो अंदर पहुंचा। कुछ ही देर में एक कर्मचारी उसकी सेवा के लिए आ गया। उसकी सेवा देखकर लू युआन मन ही मन सोचने लगा कि आखिर टिएंगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतनी बड़ी कैसे बनी। ऐसी सेवा मिले तो कोई भी प्रभावित हो जाए। लेकिन लू युआन यहाँ सिर्फ नीलामी देखने आया था। उसे यहाँ बिकने वाले हथियारों और उपकरणों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पहली बात, उसके पास अभी पैसे कम थे। दूसरी बात, टालिस्मान मास्टर के उपकरण बहुत कम मिलते थे। अगर भविष्य में कोई उन्हें गिरा भी दे तो वो खुद भी उन्हें हासिल कर सकता था, इसलिए बेवजह पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उधर जब लू युआन अपने कमरे में इंतजार कर रहा था, उसी समय थोड़ी दूर एक दूसरे वीआईपी रूम में साई फेयर मुस्कुराते हुए अंदर गई। किन दीदी, आप सच में आ गईं? क्या आप उस तलवार के लिए आई हैं? कमरे के अंदर एक बेहद खूबसूरत और शालीन युवती बैठी थी। वो बिल्कुल सीधी कमर करके बैठी थी। उसकी सुंदरता में एक वीरता और ठंडापन था। लेकिन साई फेयर को देखते ही उसके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई। फेयर, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता था कि किन दीदी जरूर आएंगी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। वैसे किन दीदी, अब आपका लेवल कितना है? साई फेयर ने उत्सुकता से पूछा। लेवल 16, युवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया। वाह, कितनी ईर्ष्या होती है। एल्फ क्लास सच में बहुत तेजी से अकेले लेवल बढ़ा सकती है, साई फेयर ने आह भरते हुए कहा। वो एक सपोर्ट क्लास थी। जब तक भविष्य में ट्रांसफर के बाद उसे कुछ अटैक स्किल्स नहीं मिलती, तब तक वो हमेशा दूसरों के साथ टीम बनाकर ही लेवल बढ़ा सकती थी। तुम्हारे प्रोफेशन के साथ तो भविष्य में लोग खुद तुम्हारे पास टीम बनाने आएंगे। आगे जब हाई लेवल डंजन होंगे तब शायद मुझे भी तुम्हारी मदद मांगनी पड़े। उस समय मुझे मना मत कर देना, किन उपनाम वाली युवती ने हंसते हुए कहा। हालांकि साई फेयर अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा उसकी कीमत और भी बढ़ती जाएगी। बिना किसी अतिशयोक्ति के कहा जाए तो भले ही वो सिर्फ एसएस रैंक थी, लेकिन उसका प्रोफेशन किसी भी एसएसएस रैंक प्रोफेशन से कम मूल्यवान नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? किन दीदी जब भी बुलाएंगी मैं जरूर आऊंगी, बस मेरा लेवल आपके साथ चलने लायक होना चाहिए, साई फेयर ने मुस्कुराकर कहा। लगता है नीलामी शुरू होने वाली है। फेयर, तुम्हें क्या लगता है आज उस तलवार के लिए कितने लोग बोली लगाएंगे? किन ने पूछा। मुझे तो लगता है जैसे ही किन दीदी बोली लगाएंगी कोई भी मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे तुम्हारी बातों से तो मैं किसी गुंडे जैसी लग रही हूँ। किन हंस पड़ी। मैं कैसे ऐसी बात कह सकती हूँ? मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर किन दीदी को वो तलवार चाहिए तो पूरे जुचेंग के अमीर घरानों के युवा खुद रास्ता छोड़ देंगे। आखिर हर कोई रोंग परिवार के वैंक्यू जैसा नहीं होता। किन ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो उस तलवार की असली कीमत जानती थी। आज उसके लिए जरूर कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली थी। करीब 20 मिनट बाद नीलामी शुरू हुई। शुरुआत में कुछ एपिक ग्रेड के उपकरण नीलाम हुए। बेशक यहाँ आने वाले एपिक उपकरण सभी ऊंचे लेवल के थे, जैसे कि लेवल 50 के एपिक उपकरण। उनकी कीमत भी कम नहीं थी, लेकिन वे भी लू युआन के उपकरणों के सामने कुछ नहीं थे। शुरुआती बोली में लू युआन की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे ही होस्ट ने जालोंग स्टाफ का नाम लिया वो तुरंत सतर्क हो गया। अब अगली वस्तु है एक एपिक ग्रेड का हथियार। जालोंग स्टाफ, पिछले 3 दिनों में आप सभी इसकी जानकारी देख ही चुके होंगे, इसलिए मैं इसकी विशेषताओं को दोहराऊंगा नहीं। हर मैच के लिए यह एक बेहतरीन हथियार है। इसकी शुरुआती बोली 10 लाख। हर अगली बोली कम से कम 10,000 बढ़ेगी। नीलामी शुरू होती है। होस्ट के बोलते ही कई लोग बोली लगाने लगे। 11 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख। 20 लाख की बोली सुनते ही लू युआन ने आवाज पहचान ली। वो खिड़की से झांका। वो सचमुच लॉन्ग होचन ही था। उसके 20 लाख बोलते ही पूरा हॉल शांत हो गया। एक तो कीमत पहले ही बहुत ऊंची हो चुकी थी, दूसरा लॉन्ग होचन का स्वभाव सभी जानते थे।
वो बहुत छोटी छोटी बातों का भी हिसाब रखने वाला व्यक्ति था। कोई उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। लियू शुआंग खुशी से उसके बाजू में सिमट गई। हाओचेन जे, आप तो बहुत कमाल हैं। इन कुछ दिनों में उसने पैसे की ताकत अच्छी तरह महसूस कर ली थी और अब लॉन्ग हॉचन की शान देखकर वो पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। लॉन्ग हॉचन भी इस एहसास का भरपूर आनंद ले रहा था। जब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। झूचिंग में जो चाहिए हमारा लॉन्ग परिवार ला सकता है। इतना कहकर उसने लियू शुआंग की कमर पर हल्के से हाथ मारा। वो शर्माते हुए बोली, आप भी ना। उधर लू युआन ने देखा कि अब कोई बोली नहीं लगा रहा। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना नंबर उठाया। 21 लाख। पूरा हॉल एक पल के लिए चौंक गया। सब सोचने लगे कि आखिर इतना साहसी कौन है। जब लोगों ने देखा कि बोली वीआईपी बॉक्स से आई है तो सभी समझ गए कि कोई बड़ा आदमी मैदान में उतर चुका है। लेकिन लॉन्ग हॉचन ने जैसे ही लू युआन की आवाज सुनी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस तरह लू युआन उसकी आवाज पहचान सकता था, वैसे ही वो भी लू युआन को पहचान गया। उसने बिना सोचे तुरंत कहा, 25 लाख। अगर कोई और होता तो शायद वो केवल 10,000 बढ़ाता, लेकिन सामने लू युआन था। उसके सामने वो किसी भी हालत में अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था। लू युआन ने फिर शांत स्वर में कहा, 26 लाख। लॉन्ग हॉचन गुस्से से गरजा, 30 लाख। लू युआन, अब भी हिम्मत है तो आगे बढ़ो। लू युआन मुस्कुराया, लॉन्ग शाओ सच में बहुत अमीर हैं। मैं हार मानता हूं। ये स्टाफ अब आपका हुआ। वो आगे बोली नहीं लगाएगा। 20 लाख से 30 लाख तक कीमत पहुंचाना ही उसका मकसद था। अगर वो और बढ़ाता और लॉन्ग हॉचन पीछे हट जाता तो नुकसान उसी का होता। वैसे भी इस स्टाफ की असली कीमत 25 लाख से अधिक नहीं थी, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो। आखिर ये पहली जॉब चेंज से पहले का उपकरण ही था। लॉन्ग हॉचन दांत पीसते हुए बोला, लू युआन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अब उसे समझ आ चुका था कि लू युआन जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा था। एक फ्यू मास्टर भला मेज स्टाफ खरीदकर क्या करता? क्या किसी को उपहार देने के लिए? उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो 20-30 लाख का स्टाफ किसी को भेंट कर दे। अब उसे सब समझ आ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लू युआन मुस्कुराया, मैंने तुम्हें बेवकूफ कब बनाया? क्या लॉन्ग शाओ दूसरों को बोली लगाने का अधिकार भी नहीं देंगे? मुझे सच में ये स्टाफ पसंद था, लेकिन जब लॉन्ग शाओ ने 30 लाख तक बोली लगा दी तो अगर मैं पीछे न हटता तो आपकी इज्जत कैसे रहती? उसकी बात सुनने में बिल्कुल तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन हर कोई समझ रहा था कि वो लॉन्ग हॉचन का मजाक उड़ा रहा है। लॉन्ग हॉचन बस उसे घूरता रह गया। अगर नजरों से किसी को मारा जा सकता तो लू युआन कब का मर चुका होता। होस्ट की आवाज गूंजी, 30 लाख। पहली बार 30 लाख, दूसरी बार 30 लाख, तीसरी बार बिक गया। हॉल में बैठे वे लोग जो पहले ये स्टाफ खरीदना चाहते थे लेकिन नहीं खरीद पाए, मन ही मन संतुष्ट थे। अगर लॉन्ग हॉचन इसे केवल 20 लाख में ले जाता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब उसने 30 लाख खर्च किए थे। सबको बराबर का सुकून मिला। किन युवती ने अपने बॉक्स में पूछा, ये लू युआन कौन है? इसके पास तुम्हारे टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वीआईपी कार्ड भी है? मैंने पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। साइफायर बोली, वही उन 3 एपिक उपकरणों का विक्रेता है। विक्रेता? तो फिर खुद ही बोली क्यों लगा रहा था? या फिर उसकी लॉन्ग हॉचन से कोई बड़ी दुश्मनी है? साइफायर ने सारी बात विस्तार से बता दी। सब सुनने के बाद किन युवती मुस्कुराई। फायर, लगता है तुम्हें उसमें काफी दिलचस्पी है। ऐसी कोई बात नहीं। साइफायर ने तुरंत इनकार कर दिया। किन युवती हंस पड़ी। तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा हुआ है। साइफायर ने बात बदलते हुए कहा, कुछ खास नहीं, उसने पहले मुझे एक डंजन क्लियर करवाया था, बस तभी पहचान हुई। किन युवती हैरान हुई, वो तो फ्यू मास्टर है, फिर तुम्हें डंजन कैसे क्लियर कराया? शेर फायर बोली, उसने पहले से बहुत सारे तालिस्मन तैयार कर रखे थे। पूरे रास्ते बस तालिस्मन फेंकता गया और डंजन आसानी से खत्म हो गया। अच्छा, ये सब छोड़ो, अब जॉलोंग सॉर्ड की नीलामी शुरू होने वाली है, कहीं तुम्हारी तलवार छूट न जाए। उसने जल्दी से विषय बदल दिया। उसने लू युआन से उसका राज छिपाने का वादा किया था। अगर बात आगे बढ़ती तो उसकी समझदार दोस्त कुछ न कुछ जरूर समझ जाती। मंच पर होस्ट ने घोषणा की, अब दूसरी एपिक वस्तु, जॉलोंग सॉर्ड। इस तलवार में कोई सक्रिय स्किल नहीं है, लेकिन इसके आंकड़े बेहद ऊंचे हैं। तलवार चलाने वाले किसी भी पेशे के लिए यह पहली जॉब चेंज से पहले का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। शुरुआती बोली 10 लाख। हर अगली बोली कम से कम 10,000 बढ़ेगी। नीलामी शुरू। इस बार लू युआन केवल देखता रहा। वो आखिर विक्रेता था। अगर वो खुद बोली लगाता तो यह उचित नहीं होता। अगर लॉन्ग हॉचन ने उसे पहले उकसाया न होता तो वो स्टाफ पर भी बोली नहीं लगाता।
आखिर में जालोंग सॉर्ड 19 लाख में बिक गई। उसे केवल इतना पता चला कि इसे भी किसी वीआईपी बॉक्स वाले ने खरीदा। इसके बाद आखिरी वस्तु थी जालोंग आर्मर। शुरुआती कीमत फिर से 10 लाख थी, लेकिन इस बार अंतिम कीमत 24 लाख पहुंची। यह जालोंग सॉर्ड से भी ज्यादा महंगी बिकी। अगर लू युआन की 3 वस्तुएं न होती तो शायद यही आज की सबसे महंगी वस्तु बनती। अब लू युआन समझ गया कि लोग सबसे ज्यादा किस तरह के उपकरण चाहते हैं। जो जीवित रहने की संभावना बढ़ाएं, वही सबसे अधिक बिकते हैं। आखिर डंजन में मौत का मतलब सचमुच मौत होती है। ये कोई खेल नहीं था जहां मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ जा सके। तीनों एपिक उपकरणों की नीलामी खत्म होने के बाद लू युआन को लगा कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, लेकिन तभी होस्ट ने घोषणा की, अब आज की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, एक स्किल बुक, एस रैंक वेपन मेज स्किल। शुरुआती बोली 50 लाख। हर अगली बोली कम से कम 10,000 बढ़ेगी। नीलामी शुरू। लू युआन चौंक गया। वो तो इस सबसे कीमती वस्तु को लगभग भूल ही गया था। स्किल बुक की ड्रॉप रेट उपकरणों से भी कम होती थी, और यह तो एस रैंक स्किल थी। 50 लाख की शुरुआती कीमत बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि एक एस रैंक स्किल किसी इंसान की किस्मत बदल सकती थी। जो जॉब चेंज मिशन पहले असंभव लगती थी, वो इसी स्किल की मदद से पूरी हो सकती थी। कुछ ही मिनटों में बोली 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। पहली बार लू युआन को महसूस हुआ कि झुचेंग में कितने अमीर लोग रहते हैं। वह पहले भी जानता था कि यह करोड़ों की आबादी वाला बड़ा शहर है, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से उस दौलत की ताकत देखी। आखिरकार यह स्किल बुक लॉन्ग हॉचन ने 1 करोड़ 32 लाख में खरीद ली। यह पैसा निश्चित ही उसका अपना नहीं था। स्पष्ट था कि लॉन्ग परिवार ने यह निर्णय लिया था। आखिर लियू शुआंग शुआंग एक एसएस रैंक वेपन मेज थी। अगर उसे यह स्किल मिल जाती तो वो भविष्य में लॉन्ग परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती थी। नीलामी समाप्त होने के बाद लू युआन चुपचाप बैक स्टेज पहुंचा। तीनों उपकरण कुल 73 लाख में बिके। टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना कमीशन काटने के बाद उसके खाते में 69,35,000 जमा कर दिए। इस दुनिया में इतनी बड़ी कमाई पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। एक ही दिन में लू युआन अमीर बन चुका था। लेकिन जब उसने उस स्किल बुक की कीमत याद की तो उसे लगा कि वो अभी भी वास्तव में अमीर नहीं है। वो मुस्कुराया। इंसान सच में जितना पाता है उतना ही और चाहता है। कल सबसे पहले शहर में एक घर खरीदूंगा। नीलामी से निकलकर वो टैक्सी से वापस गरीब बस्ती लौट गया। ये उस जगह उसकी आखिरी रात थी। उसी समय लॉन्ग परिवार में लॉन्ग होचन और लियू शुआंग शुआंग जैसे ही लौटे, लॉन्ग जंग पहले से उनका इंतजार कर रहा था। अपने पिता का गंभीर चेहरा देखकर लॉन्ग होचन समझ गया कि आज मुश्किल आने वाली है। वो सावधानी से बोला, पापा, आज गलती हो गई। लियू शुआंग शुआंग भी तुरंत बोली, पापा, इसमें मेरी भी गलती है। अगर मेरी वजह न होती तो होचन जी ऐसा नहीं करते। पहले उसे पापा कहना अजीब लगता था, लेकिन लॉन्ग परिवार की दौलत देखकर अब ये शब्द आसानी से निकलने लगा था। लॉन्ग जंग ने सख्त स्वर में कहा, जो हो गया सो हो गया। मैंने उस लड़के की जानकारी निकलवा ली है। अब तुम दोनों कल जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओ। शादी की रस्म बाद में कर लेना, लेकिन रजिस्ट्रेशन कल ही होगा। जी। लॉन्ग हॉचन ने तुरंत सिर हिलाया। जब तक उसे सजा नहीं मिल रही थी, वही उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। लियू शुआंग शुआंग ने भी हामी भर दी। उसे पता था कि अगर शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसे आज खरीदी गई स्किल बुक भी नहीं मिलेगी। हालांकि आज की घटनाओं के बाद भी उसके मन में लू युआन की बात अटकी हुई थी, लेकिन उसके लिए एसएस रैंक स्किल बुक कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वह खुद को एक महान एसएस रैंक वेपन मेज मानती थी। उसकी नज़र में लू युआन क्या था? बस एक बेकार फ्यू मास्टर। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू युआन का शिया परिवार की बड़ी बेटी से क्या संबंध था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि केवल चेहरे के भरोसे कोई जिंदगी नहीं काट सकता। अगर उसके पास एसएस रैंक क्लास न होती तो शायद लॉन्ग हॉचन कुछ समय बाद उससे भी ऊब जाता, लेकिन वो एसएस रैंक थी। भविष्य में वो लॉन्ग परिवार की मालकिन बन सकती थी। ये सोचकर वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्टूडेंट एसोसिएशन शुरू होते ही लू युआन समझ जाएगा कि हमारे बीच कितना अंतर है। उसे यह नहीं पता था कि लू युआन ने अपना लेवल छिपाया नहीं था, लेकिन वो और लॉन्ग होचन दोनों केवल लेवल 10 पर थे, इसलिए वे लू युआन का असली लेवल देख ही नहीं सकते थे। उनकी नज़र में वो अभी भी वही बेकार फ्यू मास्टर था। उस रात लू युआन आराम से सोया। सुबह होते ही वो सीधे शहर में घर खरीदने निकल पड़ा। उसकी कोई बड़ी मांग नहीं थी, बस रहने लायक एक अच्छा घर चाहिए था। आखिरकार उसने ईस्ट सिटी के शेंगशी जियायुआन नाम के रिहायशी इलाके में 15 लाख देकर एक पूरी तरह सजा हुआ फ्लैट खरीद लिया। वह तुरंत रहने लायक था। उसने ऐसा इसलिए चुना क्योंकि उसे नहीं लगता था कि यही उसका अंतिम घर होगा।
ये तो बस उसकी शुरुआत थी। उसे जल्दी से सब व्यवस्थित करके और ताकतवर बनना था। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज ताकत थी। घर बदलना, जरूरी सामान खरीदना और नई जगह व्यवस्थित करना। पूरा दिन इसी में निकल गया। अगले दिन वो फिर लेवल बढ़ाने निकल पड़ा। उसने हमेशा की तरह पहले सोलो डंजन चुने। पूरा दिन अभ्यास करने के बाद उसका लेवल 8 हो गया। शाम को बस में घर लौटते समय अचानक उसे शाई फायर का संदेश मिला। लू युआन, तुम्हारे सोलो डंजन लगभग खत्म हो गए होंगे, कल डुओ डंजन चलें? लू युआन ने जवाब दिया, ठीक है, कल सुबह 10 बजे एरिया 2 डंजन जोन। ठीक है, कल मिलते हैं। घर लौटने के बाद लू युआन ने कुछ समय निकालकर एरिया 2 के डुओ डंजन की जानकारी दोबारा देखी। हालांकि स्कूल में यह सब पढ़ाया गया था, फिर भी दोबारा देख लेना बुरा नहीं था। और शायद हाल में कुछ बदलाव भी हुए हों। देखते देखते उसे सचमुच नई जानकारी मिल गई। एरिया 2 में पहले एक डुओ डंजन था जिसमें लेवल 20 के जुड़वां डीमन वुल्व्स रहते थे। पहले लोग सीधे अंदर जाकर उन्हें मार सकते थे, लेकिन अब उसमें प्रवेश करने से पहले ट्रायल देना पड़ता था। ट्रायल का नियम आसान था। लगातार एक के बाद एक मॉन्स्टर वेव्स आती थीं। कुल 9 वेव्स पार करने के बाद ही ट्विन डीमन वुल्व सामने आते थे। इस बदलाव के बाद कोई भी उस डंजन को क्लियर नहीं कर पाया था। नहीं, सही कहा जाए तो कल तक कोई नहीं कर पाया था। कल पहली बार किसी ने उसे क्लियर किया था। रिकॉर्ड टाइम 32 मिनट 43 सेकेंड। ऐसे डंजन जिनमें क्लियर टाइम रिकॉर्ड होता था हमेशा बहुत ज्यादा अनुभव EXP देते थे। लू युआन ने हैरानी से सोचा, उम्मीद नहीं थी कि लेवल 20 से नीचे भी ऐसा डंजन आ जाएगा। जहां तक उसकी जानकारी थी, ऐसे डंजन पहले केवल लेवल 20 से ऊपर ही मिलते थे। शायद इस दुनिया पर दैत्य शक्तियों का प्रभाव और गहरा हो चुका था। वो निश्चित नहीं था, लेकिन फिलहाल उसके लिए यह अच्छी खबर थी। उसने सोचा, कल जिसने ये डंजन क्लियर किया वो आखिर कौन था? अगले दिन एरिया 2 डंजन जोन पहुंचते ही लू युआन ने देखा कि शी फायर पहले से उसका इंतजार कर रही थी। आज उसके साथ वांग हू और जंग यू नहीं थे, लेकिन लू युआन महसूस कर सकता था कि थोड़ी दूर से कोई नजर उनकी तरफ बनी हुई थी। शायद वही उसका छिपा हुआ बॉडीगार्ड था। लू युआन आगे बढ़कर बोला, साई फेयर, उम्मीद है मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। साई फेयर ने सिर हिलाकर कहा, मैं भी अभी 2 मिनट पहले ही पहुंची हूं, तो किस डंजन से शुरू करें? उसने पूछा। लू युआन बोला, चलो सबसे पहले ट्विन डीमन वुल्फ वाले डंजन से शुरू करते हैं। उसने साई फेयर का लेवल देखा। 2 दिन बाद अब वो लेवल 16 पर पहुंच चुकी थी। साई फेयर मुस्कुराकर बोली, क्या तुम कल बने क्लियर रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो? लू युआन ने कहा, रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं ये नहीं जानता, लेकिन डंजन क्लियर करना कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही रिकॉर्ड भी देख लेंगे। साई फेयर ने पूरे विश्वास से कहा, मुझे यकीन है कि तुम रिकॉर्ड तोड़ दोगे। उसने अपनी आंखों से लू युआन के विस्फोटक ताबीजों की ताकत देखी थी। इतने सारे ताबीज एक साथ तुरंत छोड़ने की क्षमता के सामने लो लेवल डंजन पूरी तरह दब जाते थे। उसकी नजर में ऐसे डंजन में लू युआन का मुकाबला तभी हो सकता था जब कोई मॉन्स्टर विस्फोट से पूरी तरह प्रतिरक्षित हो। दोनों आसानी से ट्विन डीमन वुल्फ डंजन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां रिकॉर्ड बोर्ड पर लिखा था, क्लियर रिकॉर्ड पहला किन शुए, किन शुआंग 3 मिनट 43 सेकेंड। दूसरा अभी तक कोई नहीं। इन दोनों नामों को देखकर लू युआन हल्का सा चौंक गया। झू शहर में किन उपनाम वाले लोग, क्या वे सिटी लॉर्ड के परिवार से नहीं थे? फेडरेशन में हर शहर का सिटी लॉर्ड किसी प्रदेश के शासक जितनी शक्ति रखता था। अगर ये दोनों उसी परिवार के थे तो रिकॉर्ड बनाना बिल्कुल स्वाभाविक था। तभी साई फेयर मुस्कुराकर बोली, क्या तुम इनके बारे में जानना चाहते हो? लू युआन ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, चलो डंजन में चलते हैं। उसे चाहे वे सिटी लॉर्ड के परिवार से हों या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों टीम बनाकर डंजन के अंदर पहुंचते ही उन्होंने खुद को एक गोलाकार मैदान में पाया। चारों ओर सीढ़ी नुमा पत्थर की दर्शक दीर्घाएं थीं। आसपास बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ खड़े थे जिन पर अलग अलग जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थीं। पूरा स्थान किसी विशाल प्राचीन अखाड़े जैसा दिखाई दे रहा था। तभी चारों ओर काला धुआं फैल गया। धुएं के भीतर से 5 लेवल 15 के मुटेटेड जायंट क्रोकोडाइल निकल आए। उनमें से एक ने अपनी विशाल पूंछ घुमाकर सीधा हमला किया। लू युआन ने बिना देर किए 5 ब्लास्ट तालिस्मन फेंक दिए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कुछ ही सेकंड में 5 मॉन्स्टर राख बन गए। सिस्टम की सूचना आई, लेवल 15 मुटेटेड जायंट क्रोकोडाइल को मारने पर 30 अनुभव अंक प्राप्त हुए। उनके गायब होते ही काले धुएं से 6 नए मॉन्स्टर निकले। वे लेवल 16 के सड़े हुए करप्टेड हंटिंग डॉग्स थे। उनके शरीर का आधा हिस्सा गल चुका था और वे बेहद डरावने दिख रहे थे। 6 सीधे लू युआन और साई फेयर की ओर झपट पड़े। लू युआन ने फिर हर मॉन्स्टर पर एक एक ताबीज फेंका। कुछ धमाकों के बाद सभी खत्म हो गए। लेवल 16 करप्टेड हंटिंग डॉग को मारने पर 36 अनुभव अंक प्राप्त हुए। इसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं,
लगातार लहरें आती रहीं, मॉन्स्टरों की संख्या और लेवल दोनों बढ़ते गए, लेकिन लू युआन के ब्लास्ट तालिस्मान के सामने सब पल भर में खत्म हो जाते थे। कुछ ही मिनटों में 9वीं और अंतिम लहर आ पहुंची। इस बार सामने थे लेवल 19 के स्टोन डीमन वुल्व्स। जैसे ही वे प्रकट हुए, बिजली जैसी गति से चारों ओर फैल गए और दोनों को घेर लिया। वे हमला करने का सही मौका तलाश रहे थे। लू युआन मुस्कुराया, थोड़ी अक्ल तो है, लेकिन पूरी ताकत के सामने इसका कोई मतलब नहीं। उसने हाथ उठाया, दर्जनों ब्लास्ट तालिस्मान तीरों की तरह उड़ पड़े। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पत्थर के भेड़िए हवा में ही चिथड़े चिथड़े होकर गिर पड़े। उसी समय पूरे अखाड़े में एक जोरदार भेड़िए की दहाड़ गूंज उठी। चारों ओर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। सिर्फ आवाज सुनकर ही समझ आ रहा था कि आने वाला भेड़िया बेहद विशाल और बेहद तेज था। लू युआन ने तुरंत 2 स्पीड तालिस्मान निकाले, एक साई फेयर के पैरों पर लगाया और कहा, यह तुम्हारी गति बढ़ा देगा। अगर बॉस तुम्हारी तरफ हमला करे तो जितना हो सके बचना। तराबीज लगते ही साई फेयर के सामने सूचना उभरी। गति 500 बढ़ी। सिर्फ एक छोटी सी सूचना, लेकिन असर बेहद जबरदस्त था। वो हैरान रह गई। क्या टालिस्मान मास्टर के पास जागने के समय सिर्फ एक ही ताबीज नहीं होता? फिर लू युआन के पास दूसरा ताबीज कैसे है? वो भीतर तक हिल गई। पहले ही बिना मंत्र पढ़े और बिना तैयारी के ताबीज छोड़ना असंभव लगता था। अब उसने एक नया ताबीज भी दिखा दिया। उसे अब पूरा यकीन हो गया। लू युआन बाकी सभी टालिस्मान मास्टर से बिल्कुल अलग था। ये तो मानो एक बिल्कुल नया पेशा था। यहाँ तक कि उसे शक होने लगा कि टीम इंटरफेस में दिखने वाला एस रैंक टालिस्मान मास्टर भी शायद सच नहीं था। असल वजह यह थी कि EX रैंक सिस्टम द्वारा दिया गया विशेष रैंक था, इसलिए लू युआन के अलावा कोई भी उसकी असली रैंक नहीं देख सकता था। तभी काला धुआं पूरी तरह हट गया। एक विशाल ट्विन डीमन वुल्फ मैदान के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसके शरीर पर हल्की नीली दानवी आग जल रही थी। लगभग 2 मीटर ऊंचा 2 सिर वाला विशाल भेड़िया। दोनों सिर आग में लिपटे हुए थे, मानो सीधे नरक की ज्वालाओं से निकला हो। उसने सिर उठाकर दहाड़ लगाई। अगले ही पल आग की एक लहर दोनों की ओर दौड़ पड़ी। लू युआन और साई फेयर तुरंत तेजी से अलग हट गए। उसी समय लू युआन ने एक साथ सैकड़ों ब्लास्ट तालिस्मान छोड़ दिए। भयंकर विस्फोट हुआ। आग और धुआं चारों ओर फैल गया, लेकिन अगले ही पल दोनों ने देखा विशाल ट्विन डीमन वुल्फ 2 अलग अलग भेड़ियों में बैंड चुका था। दोनों ने अलग अलग दिशाओं से हमला कर दिया। लू युआन ने फिर विस्फोटक ताबीज छोड़े। धमाकों से दोनों पीछे उछलकर जमीन पर लुढ़क गए, लेकिन अगले ही पल वे फिर खड़े हो गए। उन पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों भेड़ियों ने एक साथ जोरदार दहाड़ लगाई। अगले ही पल उनके शरीर से अनगिनत छोटे छोटे भेड़िए के बच्चों की परछाइयां निकलकर लू युआन और साई फेयर की ओर टूट पड़ी। साई फेयर तुरंत चिल्लाई, सावधान, ये तुम्हारे ब्लास्ट तालिस्मान से प्रतिरक्षित हैं। कुछ देर पहले तक वो सोच रही थी कि अगर कोई मॉन्स्टर विस्फोटक ताबीज से प्रतिरक्षित न हो तो लू युआन अजय है, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें ऐसा दुश्मन मिल जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। बात करते करते वे भेड़िए के बच्चे उनके बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। हालांकि वे केवल परछाइयां थे, लेकिन उनके पंजे सचमुच इंसानों को घायल कर सकते थे। तभी साई फेयर के शरीर से सफेद रंग का एक प्रकाश वृत्त निकला। क्षण भर में उसने लू युआन और खुद दोनों को ढक लिया। जैसे ही वे भेड़िए उस प्रकाश वृत्त से टकराए, सभी तुरंत गायब हो गए। साई फेयर बोली, चलो यहां से निकलते हैं। हम इस ट्विन डीमन वुल्फ को नहीं हरा सकते। मेरा ये बैरियर 10 मिनट तक टिकेगा। इतने समय में हम आराम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन लू युआन ने सिर हिला दिया। भागना? उसकी जरूरत नहीं है। साई फेयर घबरा गई। लेकिन तुम्हारे ताबीज इस पर असर नहीं कर रहे। लू युआन मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास सिर्फ ब्लास्ट तालिस्मान ही है? यह सुनकर साई फेयर एक पल के लिए चुप रह गई। फिर अचानक उसे याद आया, अभी कुछ देर पहले लू युआन ने उस पर गति बढ़ाने वाला दूसरा ताबीज इस्तेमाल किया था, तो जाहिर है उसके पास दूसरे हमलावर ताबीज भी होंगे। ये सोचते ही उसकी घबराहट खत्म हो गई। अब उसकी जगह उत्सुकता ने ले ली। उसे महसूस हुआ कि वो शायद इतिहास बनते हुए देखने वाली है। उधर दोनों भेड़िए फिर दहाड़े। अगले ही पल वे दोबारा एक होकर पहले जैसे विशाल ट्विन डीमन वुल्फ बन गए। जलती हुई दानवी आग से घिरे उस भेड़िए को देखते हुए लू युआन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम ब्लास्ट तालिस्मान से प्रतिरक्षित हो तो देखता हूं हेवन थंडर से भी बच पाते हो या नहीं। उसने हाथ उठाया। चारों ओर हवा में एक एक करके थंडर तालिस्मान प्रकट होने लगे। अगले ही पल सारे ताबीज उड़ पड़े। क्षण भर में आसमान काले बादलों से भर गया। तेज आंधी चलने लगी। बिजलियां आसमान में चमकने लगीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आसमान से विशाल बिजली की धाराएं लगातार गिरने लगीं। हर बिजली किसी पानी के मोटे स्तंभ जितनी विशाल थी। सारी बिजली सीधे ट्विन डीमन वुल्फ पर गिर रही थी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया। लेकिन लू युआन ने इतने ज्यादा थंडर तालिस्मान छोड़े थे कि उसके मर जाने के बाद भी बिजली लगातार गिरती रही। बगल में खड़ी साई फेयर दोनों हाथों से अपना मुंह ढंक के बस सामने देखती रह गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैल चुकी थीं।
उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि केवल ताबीजों से इतनी भयानक दिव्य शक्ति पैदा की जा सकती है। अब वो लू युआन के इस पेशे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। उसी समय सिस्टम की सूचना आई। बधाई हो, आपने लेवल 20 ट्विन डीमन वुल्फ का सफलतापूर्वक वध किया। आपको 1800 अनुभव अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, आप लेवल 19 पर पहुंच गए हैं। लेवल बढ़ते ही लू युआन ने पीछे मुड़कर देखा। साई फेयर भी लेवल बढ़ाकर 17 पर पहुंच चुकी थी। लू युआन मुस्कुराकर बोला, चलें? साई फेयर अभी भी सदमे में थी। होश में आते ही उसने पूछा, अभी जो ताबीज था उसका नाम क्या है? लू युआन ने बिना छिपाए जवाब दिया, ठंडर तालिस्मान। साई फेयर ने सिर हिलाया। नाम बिल्कुल उसके असर जैसा ही है। दोनों डंजन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही दोनों के सामने एक साथ सूचना उभरी। बधाई हो, आपने ट्विन डीमन वुल्फ डंजन सफलतापूर्वक पूरा किया। क्लियर समय 15 मिनट 57 सेकेंड। बधाई हो, आपने नया डंजन क्लियर रिकॉर्ड बनाया है। इसी क्षण कई दिनों से शांत पड़ा लू युआन का सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। बधाई हो, आपने एक नया डंजन क्लियर रिकॉर्ड बनाया है। आपको नया उपाधि प्राप्त हुई, वरिष्ठ पेशेवर एडवांस्ड प्रोफेशनल। प्रभाव, सभी मूलभूत गुणों में वृद्धि। ये देखकर लू युआन भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिकॉर्ड बनाने पर ऐसा इनाम भी मिलेगा। मूलभूत गुणों में वृद्धि मतलब आगे चलकर उसका प्रभाव और भी ज्यादा होगा। उसने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला। कोष्ठक में बढ़े हुए अतिरिक्त आंकड़े देखकर वो काफी संतुष्ट हुआ। अभी बढ़ोतरी भले कम थी, लेकिन ये उसके हर लेवल अप से मिलने वाले बोनस से भी बेहतर थी। उधर साई फेयर खुशी से बोली, हमने सचमुच रिकॉर्ड तोड़ दिया। घर जाकर मैं सबसे पहले किन शिवे दीदी को यह खबर सुनाऊंगी। उसे देखकर लग रहा था कि वह तुरंत जाकर अपनी खुशी साझा करना चाहती है। लू युआन मुस्कुराया। उसकी बातों से साफ था कि साई फेयर और किन शिवे के बीच काफी अच्छा संबंध था। बड़े परिवारों के बच्चों का एक दूसरे को जानना कोई अजीब बात नहीं थी। हाँ, रिकॉर्ड टूट गया। लू युआन ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था। इसके बाद साई फेयर ने पूछा, अब अगला कौन सा डंजन चलें? लू युआन बोला, कोई भी चलेगा। बाकी डंजनों में ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी डंजनों का अनुभव ट्विन डीमन वुल्फ जितना अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने सबसे कम कतार वाले डंजन को चुना। अंदर जाकर दोनों ने आराम से लगातार मॉन्स्टर साफ किए। इस दौरान कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। कई बार तो डंजन साफ करने से ज्यादा समय बाहर लाइन में लगने में लग जाता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। आखिरकार वे दिन के अंतिम डंजन तक पहुंच गए। जब लू युआन ने आखिरी मॉन्स्टर को मारा, तब सिस्टम की आवाज सुनाई दी। लेवल 20 मैड रॉरिंग तालिस्मान बीस्ट को मारने पर 60 अनुभव अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, आप लेवल 20 पर पहुंच गए हैं। बधाई हो, हर 5 लेवल पर आपको नया ताबीज प्राप्त हुआ। आइस स्पिरिट तालिस्मान, यह 100 आइस स्पिरिट छोड़ सकता है। दुश्मनों को जमाने और शीत दंश देने का प्रभाव रखता है। इसकी शक्ति आपके लेवल के साथ बढ़ती रहेगी। लू युआन ने आइस स्पिरिट तालिस्मान का विवरण पढ़ा। एक और आक्रमण करने वाला ताबीज, और इस बार अलग तत्व वाला। अलग अलग तरह के मॉन्स्टरों का सामना करते समय अब उसके पास एक और प्रभावी विकल्प था। इसके बाद लू युआन ने डंजन के बाकी बचे सभी मॉन्स्टर भी साफ कर दिए। जब वो और साई फेयर डंजन से बाहर निकले, तब तक शाम हो चुकी थी। लू युआन बोला, साई फेयर, अब मैं हॉकू अबिस जाने वाला हूं। जब तुम पहला जॉब ट्रांसफर पूरा कर लोगी, तब फिर कभी साथ में डंजन करेंगे। साई फेयर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन अब से मुझे हमेशा साई मिस मत कहा करो। मुझे सिर्फ फायर कहकर बुलाया करो। लू युआन ने बिना झिझक जवाब दिया, ठीक है फायर, फिर मैं चलता हूं। लू युआन के जाने के कुछ देर बाद उसका बॉडीगार्ड पास आया। उसने सम्मान से कहा, मिस, बधाई हो, आप अब पहले जॉब ट्रांसफर के और भी करीब पहुंच गई हैं। साई फेयर धीरे से बोली, बस उम्मीद है कि पहला जॉब ट्रांसफर होने के बाद दादाजी का इलाज हो सकेगा। बॉडीगार्ड ने दृढ़ स्वर में कहा, जरूर होगा। अगले दिन लू युआन सीधे 5वें डंजन क्षेत्र पहुंचा। यहीं प्रसिद्ध हाउकू एबिस स्थित था। पहले जॉब ट्रांसफर से पहले लेवल बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा स्थान माना जाता था, बशर्ते तुम्हारी ताकत पर्याप्त हो। इस डंजन में प्रवेश की सीमा लेवल 20 से 30 थी। पहले चाहे लू युआन की वास्तविक शक्ति लेवल 20 से ऊपर क्यों न रही हो, फिर भी वो यहां प्रवेश नहीं कर सकता था। अब वो लेवल 20 पर पहुंच चुका था, इसलिए वो तुरंत यहां आ गया। हॉकू अबिस में मॉन्स्टरों की संख्या बेहद ज्यादा थी। सबसे खास बात यह थी कि इस डंजन में बार बार प्रवेश किया जा सकता था। ये उन डंजनों जैसा नहीं था जिन्हें एक बार पूरा करने के बाद दोबारा नहीं खेला जा सकता, लेकिन इसकी कठिनाई भी बाकी सभी डंजनों से कहीं ज्यादा थी।
हर साल न जाने कितने लोग इसी जगह अपनी जान गंवा देते थे। यहाँ कोई कतार नहीं थी। लू युआन सीधे अकेले अंदर चला गया। जैसे ही उसका शरीर डंजन में पहुंचा, उसने खुद को एक विशाल घाटी के भीतर पाया। घाटी लगातार नीचे की ओर जाती थी। दोनों तरफ विचित्र रॉटिंग मड मॉन्स्टर्स रेंग रहे थे। सभी लेवल 20 के थे। वे कीचड़ के ढेरों की तरह धीरे धीरे रेंग रहे थे और उनके शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उन्हें देखकर किसी का भी मन खराब हो सकता था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे बहुत धीमे हैं और खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता, वे तेजाब जैसी संक्षारक तरल पदार्थ उगल देते। कुछ परिवर्तित रूप तो धातु के भाले तक फेंक सकते थे, लेकिन लू युआन के लिए यह सब बहुत आसान था। उसने सीधे ब्लास्ट तालिस्मान से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हर विस्फोट के साथ सिस्टम की सूचना आती रही। लेवल 20 रॉटिंग मड मॉन्स्टर को मारने पर 100 अनुभव अंक प्राप्त हुए। हालांकि हर मॉन्स्टर सिर्फ 100 अनुभव देता था, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि अनुभव लगातार जमा होता गया। लगभग 200 मीटर नीचे उतरने के बाद कीचड़ वाले मॉन्स्टर खत्म हो गए। अब सामने चलते हुए कंकाल दिखाई दिए। उनके शरीर पर नीली भूतियां आग जल रही थी, जिससे वे और भी डरावने लग रहे थे। वे अजीब आवाजें निकालते हुए लू युआन की ओर दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदा खा जाना चाहते हो। लू युआन मुस्कुराया। कंकाल हो तो फिर देखो ठंडर तालिस्मान का स्वाद कैसा होता है। उसने बिना देर किए ठंडर तालिस्मान छोड़ दिए। आसमान से लगातार बिजली गिरने लगी। दौड़ते हुए सारे कंकाल वहीं राख बन गए। हर बिजली गिरने के साथ कई अनुभव प्राप्त होने की सूचनाएं आती रहीं। सभी कंकालों को खत्म करने के बाद वह 2 रास्तों वाले मोड़ पर पहुंचा। एक रास्ता बाईं ओर जाता था, दूसरा दाईं ओर। यही हाउकू एबिस की सबसे बड़ी विशेषता थी। जैसे जैसे भीतर जाते जाओ, रास्ते लगातार कई शाखाओं में बांटते जाते हैं। आज तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि इस गहराई में कुल कितने रास्ते हैं। यहां आने वालों के लिए नियम सिर्फ एक था, अगर ताकत है तो बस आगे बढ़ते जाओ। 2 घंटे पूरे होने पर अगर तुम जिंदा रहे तो डंजन खुद तुम्हें बाहर भेज देगा। अब तक कोई भी इन 2 घंटों के भीतर इसकी सबसे निचली गहराई तक नहीं पहुंच पाया था। इतनी अज्ञात जगह में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। लू युआन ने सीधे दाहिने रास्ते को चुना और आगे बढ़ गया। अंदर जाते ही कई रॉटन वाइल्ड डॉग्स उसकी ओर झपट पड़े। वे भी लेवल 20 के थे। हालांकि उनका लेवल नहीं बदला था, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टरों का एक साथ हमला अधिकांश पेशों के लिए बेहद मुश्किल साबित होता। सौभाग्य से लू युआन के पास जबरदस्त फायर पावर थी। उसने हाथ उठाकर ब्लास्ट तालिस्मान फेंक दिए। धमाकों के साथ सारे जंगली कुत्ते चिथड़े चिथड़े होकर चारों ओर बिखर गए। कुछ दूरी आगे बढ़ने और बाकी सभी कुत्तों को खत्म करने के बाद वो दूसरे मोड़ पर पहुंचा। उसी समय वो सफलतापूर्वक लेवल 21 पर पहुंच गया। सबसे पहले उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। वो देखना चाहता था कि लेवल 20 से 30 के बीच उसकी वृद्धि कितनी होगी। पहले लेवल 20 के आंकड़ों की तुलना करने पर उसे पता चला, अब हर लेवल पर जीवन शक्ति 500, शक्ति 50, रक्षा 50, फुर्ती 50, जादुई शक्ति 200, माना 400। लेकिन अब हर अगला लेवल पाने के लिए 10,000 अतिरिक्त अनुभव की जरूरत पड़ती थी। लेवल बढ़ाना लगातार कठिन होता जा रहा था। इसके बाद उसने फिर दाहिना रास्ता चुना। इस बार सामने आग से जलती हुई विशाल मकड़ियां थीं। इनका नाम था सेल्फ डेस्ट्रक्ट स्पाइडर। जैसे ही वे किसी इंसान को देखती, सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ती और खुद को विस्फोट से उड़ा देती। उनका पूरा शरीर मानो चलता फिरता बम था। उनके दौड़ना शुरू करते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी। ये सबसे खतरनाक सामान्य मॉन्स्टरों में से एक थीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वे खुद विस्फोट करके मर जाएं और खिलाड़ी जिंदा बच जाए तो कोई अनुभव नहीं मिलता। अनुभव तभी मिलता था जब उन्हें खिलाड़ी खुद मारता। इतना खतरनाक होने के बावजूद अनुभव भी आसानी से न मिले। ऐसे मॉन्स्टरों से कोई भी सामना नहीं करना चाहता था। उन्हें देखते ही लू युआन ने तुरंत आइस स्पिरिट तालिस्मान बुला लिया। ये मॉन्स्टर आग और विस्फोट पर आधारित थे, तो आइस स्पिरिट तालिस्मान से बेहतर जवाब और क्या हो सकता था। क्षण भर में अनगिनत बर्फीली आत्माएं उड़ती हुई निकलीं। उन्होंने जमीन पर चमकती हुई बर्फ की परत बिछा दी। सभी सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पाइडर की आग तुरंत बुझ गई। बर्फीले भालों ने उनके शरीर आर पार कर दिए। उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। उनके मरने के बाद ही जमीन में धांसे बर्फीले भाले धीरे धीरे गायब हुए। पहले से तपती घाटी में अब हल्की ठंडक फैल गई थी। इन सभी मकड़ियों को खत्म करके लू युआन आगे बढ़ता रहा। जल्द ही वो फिर एक नए मोड़ पर पहुंचा। इस बार भी उसने दाहिना रास्ता चुना। अब मॉन्स्टरों का लेवल बदल चुका था। वे लेवल 20 से बढ़कर लेवल 21 हो गए थे। हालांकि हर मॉन्स्टर केवल 10 अतिरिक्त अनुभव दे रहा था,
लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिर में यही 10-10 अनुभव मिलकर बड़ी मात्रा बन जाते थे। लू युआन ने मन ही मन सोचा, अगर यही गति रही तो 2 घंटे के भीतर शायद बहुत ताकतवर मॉन्स्टरों तक पहुंचना मुश्किल होगा। ये जगह टीम बनाकर आने के लिए ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन शर्त यही है कि टीम के दोनों सदस्य काफी ताकतवर हों, तभी वे और गहराई तक जा पाएंगे। यही सोचते हुए लू युआन लगातार तेजी से आगे बढ़ता गया और रास्ते में आने वाले हर मॉन्स्टर का सफाया करता रहा। दोस्तों, हर हफ्ते और भी बेहतरीन मानहवा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस चैनल पर और भी बेहतरीन ओवर पावर्ड एनीमे मौजूद हैं। अगले वीडियो तक इनका आनंद लीजिए। मैंने सभी एनीमे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।